So today our guest is Miss Farida Shahid. How is it important और आपके लिए कितना आसान था, ये कितना मुश्किल था कि you have spent like 27 years at one place? I love being at Deakin House. मैं ये बता दूँ, मैंने बहुत कुछ सीखा और मुझे बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिली। So what was your like, जैसे हम जब टीन एज में बच्चे होते हैं तो वो उनका एक आपके दिमाग में एक खाका बनना शुरू हो जाता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है। मुझे एक ही शौक था कि मेरी शादी हो जाए। बट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आजकल पेरेंट्स को ये लगता है, और ऑब्वियसली हम एक सर्टेन कम्युनिटी की बात कर रहे हैं कि इफ़ दे हैव sending their kids to expensive or elite schools, तो उनको लगता है कि we are paying so much for it, तो सब कुछ हो गया। जब हिसाब किताब होगा तो औलाद की जिम्मेदारी माँ बाप पे डाली जाएगी या स्कूलों पे डाली जाएगी? बिल्कुल माँ बाप, ऑब्वियसली। तो फिर माँ बाप का वहाँ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। ठीक, मैं जब कहती हूँ कि मेरे स्कूल में सेल फोन्स आर नॉट अलाउड, फिर हर बच्चे की जेब में क्यों सेल फोन मौजूद? मेरे ख्याल से आजकल इट्स प्रीटी नॉर्मल कि 12, 13, 14 साल का जो बच्चा है उसको नेटफ्लिक्स की एक्सेस है। OTT प्लेटफॉर्म पे जाता हूँ तो वहाँ पे जो हीरो दिखाया जा रहा है या जो यंगस्टर दिखाया जा रहा है वो ड्रग भी कर रहे हैं, वो सिगरेट भी कर रहे हैं, ठीक है, वो और भी चीज़ें कर रहे हैं, लड़कियों को भी छेड़, वो सब कुछ कर रहे हैं। क्योंकि हमेशा कहता हूँ अगर आपकी औलाद बुरी निकलती है ना तो शायद आपकी एज का एक हिस्सा अफेक्ट होता है, बिकॉज बाय 40-50 तो आप खुद भी सब कर रहे होते हो। बट अगर किसी के माँ बाप बुरे निकल आए ना तो मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी भी गई और आपकी सो मेनी जनरेशंस दे गेट अफेक्टेड। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद अकराश रऊफ। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट विद अकराश। जो आज के एपिसोड है इट्स वेरी वेरी स्पेशल, मेरे दिल के बहुत करीब है, बिकॉज कुछ एपिसोड्स ऐसी होती हैं जहाँ पर यू जस्ट हैव डिफरेंट सॉर्ट ऑफ इमोशंस और आप नर्वस भी होते हो, आप एक्साइटेड भी होते हो और कुछ आप डरे हुए भी होते हो। सो आज की एपिसोड भी कुछ एक इसी तरह की एपिसोड होने वाली है। हमने देखा है कि बहुत से लोग जो हैं वो पहचाने जाते हैं अपने इदारे से, अपने ऑर्गेनाइजेशन से, लेकिन फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं गॉड गिफ्टेड जिन पर अल्लाह का ख़ास करम होता है कि वो अपने इदारे की पहचान बन जाते हैं। सो टुडे जो हमारी गेस्ट हैं, जो हमारी मेहमान हैं, शी इज़ अ वेरी वेरी स्पेशल गेस्ट। बहुत ही एक फुल ऑफ अकम्पलिशमेंट उनका जो है वो करियर है, एंड शी हैज़ डन सो मच फॉर यूथ, बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए और हमारी यूथ के लिए उनकी इतनी जो है वो खिदमात हैं कि आई डोंट थिंक सो कि वी कैन लिटरली हम उस चीज़ का कभी जो है वो क्रेडिट उनको दे सकते हैं। सो वेरी वेरी स्पेशल गेस्ट, और आई थिंक जब इंट्रोड्यूस करवाएंगी बहुत से लोग जो कि हमारी कम्युनिटी में हैं, लाहौर में, ओवरऑल एजुकेशन इंडस्ट्री में, और स्पेशली जो बीकनाइट हैं, आई थिंक उनके लिए बहुत आसान होगा उनको पहचानना, और बहुत से लोग उनके बारे में ऑलरेडी बहुत से जानते होंगे। बट आज हम कोशिश करेंगे कुछ ऐसी चीज़ें उनसे पूछें, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी अनफिल्टर्ड कन्वर्जेशंस जो कि शायद पहले आप लोगों के सामने ना आई हों। एंड आई थिंक दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वो चीज़ें हमारी यूथ, हमारे आज के बच्चे, हमारी आज की जनरेशन जो है वो समझें, उनको जानें, और उससे अगर हम कुछ सीख सकते हैं बच्चे, हम यूथ, हम हमारे बाद वाली जनरेशन, हमसे हमारे साथ वाली जनरेशन, तो डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट होगा। सो टुडे आवर गेस्ट इज़ मिस फरीदा शाहिद। वेलकम टू द पॉडकास्ट मैम। थैंक यू, माय प्लेजर, थैंक यू। तो सबसे पहले वी विल स्टार्ट फ्रॉम योर लाइफ। आई एम श्योर आपको एज अ प्रोफेशन, एज अ प्रोफेशनल, एज एन एजुकेशनिस्ट, एज अ प्रिंसिपल, एज अ टीचर बहुत से लोग जानते हैं, और बहुत से लोग ऑब्वियसली आपको लुक अप टू करते हैं। बट अगर आप बताना चाहें अपनी अर्ली एजुकेशन, योर अर्ली लाइफ, हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे एंड देन ऑब्वियसली वी मूव ऑन। ओके, आई वाज बोर्न इन अक्टूबर 1960 और मेरी जो अर्लीस्ट मेमोरीज़ हैं वो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के घर की हैं, बिकॉज माई मदर पास्ड अवे व्हेन आई वाज 4 years old। सो हम नाना नानी के पास रहे, फिर माई फादर रीमैरिड, ही मैरिड माई खाला, और शी वाज एन अमेजिंग मदर। एंड मुझे जो अपने बचपन की बात जो मुझे बहुत अच्छी तरह याद है वो ये है कि आई वाज अ स्पॉइल्ड चाइल्ड। आई वॉज वेरी स्पॉइल्ड। मैं इतनी पैम्पर्ड थी, कुछ ये कि क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स साथ रह के, फिर अम्मी की डेथ की वजह से शी वॉज द एल्डेस्ट इन हर फैमिली, तो माई फादर वॉज नॉट देयर बिकॉज ही वॉज, ज़ाहिर है वो जॉब पे होते थे तो मैं काफ़ी पैम्पर्ड स्पॉइल्ड बच्चा होती थी। बट फिर जो है हम लोग लाहौर आ गए। दिस वॉज इन कराची, then we moved to Lahore, and I think I spent most of my life in Lahore then.
मेरी स्कूलिंग यहाँ की है, मेरा कॉलेज में यहाँ गई, और आई गॉट मैरिड इन लाहौर, आई हैड माई किड्स इन लाहौर। 2 छोटे जो हैं, मेरा है 4 किड्स माशाल्लाह। तो जो छोटे दोनों हैं वो नो जस्ट द यंगेस्ट, ही वॉज बॉर्न इन इस्लामाबाद, अदरवाइज पिंडी, अदरवाइज मेरे बच्चे भी लाहौर के हैं। सो आई हैव ऑलवेज बीन अ लाहौर पर्सन फॉरएवर। नहीं, ग्रेट। एंड जैसे हमने बात की, मैंने कहा कि मतलब यू हैव स्पेंड सो मच टाइम इन बीकन हाउस, और उस सिस्टम में आप इतना हिस्सा रहे, और बीकन हाउस गार्डन टाउन मेरे ख्याल से कि पूरी एक जनरेशन, बल्कि 2 जनरेशन्स वहाँ से निकली आपके सामने। सो हाउ वुड यू से, तो आपका स्टार्ट कैसे हुआ बीकन हाउस में, लाइक हाउ डिड यू नो लैंड योर फर्स्ट जॉब, और उसके बाद इतना लंबा लाइक सफ़र, बिकॉज आजकल तो हम ये देखते हैं कि पीपल आफ्टर 5 years दे गेट सो बोर ऑफ देयर इंस्टीट्यूशन, देयर जॉब, और एंड दे आर लाइक कि बस हमें स्विच करना है, वी हैव टू गो, मतलब एक ग्रोथ चाहिए, और ग्रोथ लोगों को ये लगता है कि इंस्टीट्यूशन चेंज, जॉब चेंज तो हमें ग्रोथ मिलेगी। बट हाउ इज़ इट इम्पॉर्टेंट, और आपके लिए कितना आसान था, ये कितना मुश्किल था कि यू हैव स्पेंड लाइक 27 years एट वन प्लेस? आई लव बीइंग एट बीकन हाउस। मैं ये बता दूँ, मैंने बहुत कुछ सीखा और मुझे बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिली। आई रिमेंबर दिस बीकन हाउस, जॉइनिंग बीकन हाउस इज़ द वाटरशेड मोमेंट ऑफ माई लाइफ, यू नो। वहाँ से जो है, मैं उससे पहले थिंग्स वर नॉट गुड एट होम, थिंग्स वर नॉट वर्किंग आउट, बच्चे जो थे एक टेंशन वाला माहौल एंड एवरीथिंग। तो आई दिस वंडरफुल फ्रेंड हु वाज टीचिंग एट कनेड एट दैट टाइम, शी वाज द डायरेक्टर ऑफ द ELT प्रोग्राम। तो शी सेड कि तुम टीचिंग शुरू कर दो। तो मैंने कहा मुझे तो टीचिंग अच्छी नहीं लगती, आई डोंट एन्जॉय टीचिंग, और मुझे तो बच्चों को पढ़ाना इतना पसंद नहीं है। तो शी सेड नो, यू नीड टू गेट आउट ऑफ द हाउस, और तो खैर हम फिर माय फर्स्ट चॉइस वाज LGS एक्चुअली। वहाँ मैं गई तो मुझे उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई वैकेंसी नहीं है, विल गेट इन टच विद यू। खैर देन आई वेंट टू द बीकन हाउस हेड ऑफिस। ये उस ज़माने में जो ये मैकडोनल्ड्स है ऑन द मेन बुलेवार्ड, उसकी बैक पे होता था ना। तो वहाँ मैं गई, तो वहाँ मुझे मिस समीना होती थी, वो मुझे अपनी कार में बिठा के, बिकॉज आई डिड नॉट हैव अ कन्वेंस एट दैट टाइम, शी टुक मी टू गार्डन टाउन, और वहाँ उन्होंने मुझे ख्वाजा साहब से मिलवाया। तो दैट्स हाउ केम इनटू टीचिंग। ख्वाजा साहब ने कहा कि हम आपको 3,500 तनख्वाह देंगे। नेक्स्ट डे जब मैं गई तो उन्होंने कहा क्योंकि आपका वर्कलोड वही है जो हमारे रेगुलर टीचर्स का है, बिकॉज मैंने पार्ट टाइम बेसिस पे ज्वाइन किया था, तो हम आपको 4.5 देंगे। तो इट वाज लाइक आपको लगता था पता नहीं आप क्या आपने अचीव कर लिया है। सो इट वाज अ ग्रेट लाइक सेलिब्रेशन फॉर मी के जी इतने आपको मिल गए। सो उसके बाद आई थिंक दैट इज व्हेन आई डिस्कवर्ड, आई वाज 35, माय यंगेस्ट हैड आल्सो स्टार्टेड स्कूल। तो तब मैंने ये ज्वाइन किया टीचिंग, और मैं ये समझती हूँ कि मेरा एक रिग्रेट अगर है ज़िंदगी में तो ये है कि मैंने जल्दी नहीं ज्वाइन किया। आई थिंक I should have joined earlier. I could have learned even more. But then the opportunities that I got, and the people that I met, and the friends that I made, and और जो फिर जो बच्चे जो आप ज़िंदगी में आए और जिनसे मैंने सीखा, मैं समझती हूँ, मुझे लगता था कि टीचिंग इज़ जस्ट कांटा लगा देना और टिक लगा देना। बट देन यू डिस्कवर, आपको जब आप समझते हैं एक्चुअली कि क्या है एजुकेशन, आप बच्चों के साथ डील कर रहे हैं, इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि वो जो है आपके हाथ से जब निकले तो उनमें अगर कोई अच्छी बात ना हो तो कोई बुरी बात भी नहीं होनी चाहिए। तो बिकॉज मेरे लिए दीज किड्स आर ऑलवेज अ ट्रस्ट, ये एक अमानत थे मेरे लिए ना। एंड आई थिंक वो टाइम लाइन भी जो हमारे यहाँ पे आजकल वी आर वेरी स्पेसिफिक अबाउट टाइम लाइन के 25-26 में करियर आ जाए, और अगर करियर नहीं आता तो लोग कहते हैं अच्छा 30 गुजर गई है। तो स्पेशली फॉर फीमेल और ख़वातीन के लिए आई थिंक बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट टाइम लाइन्स है हमारी सोसाइटी में। तो यू स्टार्टेड योर करियर एट द एज ऑफ 35 एंड उसके बाद भी माशाल्लाह आफ्टर 27 ईयर्स जो आपने अचीव किया, आई थिंक बहुत कम लोग वो अचीव कर पाए। बट हाउ डू यू थिंक, मतलब आपके लिए वॉज इट लाइक हाउ श्योर वर यू एट द एज ऑफ 35 कि मैं एक सक्सेसफुल करियर बना सकती हूँ? लाइक फेथ क्या था, या फिर शुरू में यू जस्ट? बिल्कुल भी नहीं था। मेरा तो ख्याल था कि जस्ट पार्ट टाइम है, थोड़े अरसे करूँगे एंड देन आई एम गोइंग टू एक वो आपको रिस्पाइट मिल जाएगी फ्रॉम व्हाटएवर इज गोइंग ऑन, तो आप थोड़ा सा रिलैक्स करके देन यू कैन स्टे एट होम। बट देन इट वाज दैट्स फिर अल्लाह का तरफ से ही हुआ कि आपको लगा कि आप तो इसके बगैर रह ही नहीं सकते। यही आपको अब नाउ व्हेन आई लुक बैक, तो अक्राश में ये फीलिंग होती है अगर मैं ना टीचिंग करती तो मैं क्या करती, So I think that was
that was huge for me. So what was your like, जैसे हम जब टीन एज में बच्चे होते हैं तो वो उनका एक आपके दिमाग में एक खाका बनना शुरू हो जाता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है. सो डू यू थिंक कि आप अपनी टीन एज में आपने सोचा था कि आई वुड बी अ टीचर और प्रिंसिपल? क्योंकि एट सम टाइम मतलब बहुत अभी भी ऐसा है, आई थिंक आई एम श्योर पहले भी ऐसा होता होगा कि बड़ा बोरिंग सा बच्चों को जॉब लगती है, मतलब इतना एक्साइट नहीं करता टीन एजर्स को. सो आपके लिए लाइक आपने सोचा था कि मुझे टीचर बनना है या प्रिंसिपल बनना है? नहीं, मुझे एक ही शौक था कि मेरी शादी हो जाए. So, मैं आपको बताऊं कि I was in my 5th year when I got engaged, और मेरे को सितंबर में हमारे एग्ज़ाम्स थे और शायद अगस्त या जुलाई में हो गई मंगनी वगैरह हो गई. मेरे I was all prepared for my 5th year exam. मेरे फादर ने इतना मुझे कहा कि तुम पेपर दे दो. मैंने देना ही नहीं है बिकॉज आई हैव अचीव्ड माई पर्पस इन लाइफ. मेरी तो शादी हो रही है तो मैंने पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ दी. और इसलिए तो आई मीन फॉर मी मुझे तो ना डॉक्टर बनने का शौक था. आई वाज वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स जिसके पीछे अगर कोई उर्दू की किताब है या आपकी क्लास 9th की आपने वो रखी हुई है बुक और आगे आपने आर्ची कॉमिक रखी हुई होती थी. आई वाज द बैक बेंचर. और मैं जब प्रिंसिपल बनी, आप यकीन करें मेरे पास इतने सारे टीचर्स थे जिनकी मैं लाइन मैनेजर थी जो कि गोल्ड मेडलिस्ट थे. बहुत बड़े टीचर्स थे, मतलब you just name it. Yeah, and I was this terrible student जिसका मैट्रिक का रिजल्ट भी था, was a big secret in the family कि किसी को पता न चले कि मेरे मैट्रिक में इतने मार्क्स आए. So it was like that. So it was just, I think मेरा अगर कोई एडवांटेज था तो that was my language skill. मुझे अंग्रेज़ी बोलनी अच्छी आती थी और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान का जो है अब तो खैर टाइम्स हैव चेंज्ड एज वेल. आई थिंक लैंग्वेज इज़ समथिंग जो आपको विच टेक्स यू प्लेसेस, I think. So like eventually you started as a language teacher, English language teacher. आपकी डिग्री थी Canadian से you graduated and then आपने from Lahore College. From Lahore College. I was in Lahore College. Lahore College से graduate हुए, उसके बाद फिर you started as a teacher. So फिर कैसे like principal तक का सफ़र? पहले obviously आपके admin roles होंगे different, उसके बाद फिर you transitioned into principal. तो कितना आपको अर्सा लगा to transition into और teaching आपने specifically कितना अर्सा किया? एक बड़ी interesting बात बताऊँ कि मैं इवन एज अ लिटिल गर्ल मतलब ये होता था कि आप बच्चे इकट्ठे हुए ना खेल रहे तो पीपल विल से कि तुम जाके ये बात करो किसी से ना, मतलब एक खामखा में आप लीडर के रोल में आ जाया करते थे ना. बहन भाइयों के साथ भी मेरा ये होता था, अगर अब्बा से किसी चीज़ की परमिशन लेनी है अम्मी से तुम जाके बात करो तो ये कि एक कॉन्फिडेंस था अल्हम्दुलिल्लाह. और इस सब में मैं जब आई जॉइंड इन 94 दिसंबर के करीब मैंने ज्वाइन किया और फिर उसके बाद जो है 2000 में मुझे फिर इन्होंने कहा कि जी आपकी सिंस आई वाज नॉट अ मास्टर्स तो न्याजी साहब होते थे उस ज़माने में, तो न्याजी साहब और आरिफ साहब थे गार्डन टाउन में, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि आप मास्टर्स कर लें, नहीं सॉरी ब्रेडफोर्ड कोर्स कर लें बिकॉज वो जो है वरना ये आपके रास्ते में. मैंने ब्रेडफोर्ड कोर्स किया, देन आई स्टार्टेड डूइंग माय मास्टर्स 2001 में मैंने फिर कैनेडियन से ELT में मास्टर्स किया एंड उसके बाद जो है फिर in 2000 I was promoted as the A-level coordinator. फिर उसके बाद फिर अल्लाह ताला खुद ही रास्ते खोलता गया और and then eventually principal आप बने 2000 end of 2000. I was the principal of Garden Town from 2012 to 2016. Right. उससे पहले I was the academic manager. जब इन्होंने restructuring की Beacon House की तो I was the academic manager of one of the school groups. और उसके बाद फिर मैं प्रिंसिपल बनी. then I was moved to Johor Town. तो I was there 2 साल मैं बॉयज़ एंड गर्ल्स की प्रिंसिपल रही Johor Town में. उससे पहले मैं 2006-2008 में I was also at the Model Town branch जिसको पीको रोड पे जो थी. Right. तो मतलब ये कि लड़कों के साथ को एजुकेशन स्कूल में, लड़कियों के स्कूल में, आई वर्कड इन ऑल 3 स्कूल्स. अच्छा, आपने यू हैव दैट एडवांटेज कि बीकन हाउस का बहुत अरसे से आपने उनके साथ काम किया और बहुत अर्ली ईयर्स में जब बीकन हाउस ऑब्वियसली अपना एक बहुत अभी इस्टेब्लिश हो रहा था आपने तब से उनके साथ काम किया. सो बहुत क्लोजली आपने काम किया और ऑब्वियसली यू आर वन ऑफ द वेरी लॉन्गेस्ट सर्विंग पर्सन. तो आपको क्या लगता है कि बीकन हाउस में क्या चीज़ डिफरेंट थी या बीकन हाउस के उस जो एक उनका स्ट्रक्चरल एक इन्वायरमेंट था या स्ट्रक्चरल जो चीज़ें थी वो क्या डिफरेंट थी एज कम्पेयर टू अदर स्कूल्स के बाकी स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस इतने कामयाब क्यों नहीं हो सके एज कम्पेयर टू बीकन हाउस?
नहीं, आई थिंक कि बहुत से स्कूल बहुत कामयाब हैं, बट मैं ही समझती हूँ कि बीकन हाउस की जो सबसे बड़ी ग्रोथ, लाइक जिस तरह से दे हैव ग्रोन, लाइक शायद दे हैव ग्रोन ट्रेमेंडसली माशाल्लाह, बट आई थिंक कि उसमें जो एक चीज़ जो मैं समझती हूँ, जो मुझे हमेशा से बीकन हाउस की बहुत अच्छी लगी, इट्स अ प्रॉपर सिस्टम। एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है पूरा, जिसमें कि मतलब आप का अगर आपके बच्चों का फॉर एग्जांपल फ़ी का एडवांटेज है, आपका एक बच्चा पास आउट हो गया, आपको यू डोंट इवन नीड टू अप्लाई, आपका खुद ही दूसरे बच्चे पे ट्रांसफ़र हो गया, तो इट्स अ वेरी फॉरवर्ड लुकिंग स्कूल, और बहुत प्रोग्रेसिव है अपनी अप्रोच में। और मेरे ख्याल में जब हम लोग 2000 में जो हमारी एकेडमिक कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो भी दैट वाज स्कूल ऑफ टुमारो, राइट, 2000 की बात है, आज से 26 years back, so ये कि एक आगे बढ़ने की ख्वाहिश, एक इंटरनेशनली compete करने की जो एक थी, जो सुजू, आई थिंक दैट वाज ऑलवेज देयर एट बीकन हाउस, एंड इट वाज ऑलवेज अ वेरी रिस्पेक्टफुल केयरिंग एनवायरनमेंट रही है। और मैंने यहाँ पे इतने साल गुजारे हैं। बीच में एक दफ़ा मैं आपको इंसिडेंट बताती हूँ कि हम कुछ फ्रेंड्स इकट्ठे हुए थे एट अ वेडिंग, किसी की शादी थी हमारे फ्रेंड्स में से, तो हम बीकन हाउस के लोग से ज़्यादातर, तो मैंने वहाँ बैठ के ये बात थी कि मैं किसी बार सोचती हूँ कि बीकन हाउस से निकल के देखना चाहिए कि हमारी मार्केट वैल्यू क्या है। तो दिस वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु हैड रिटायर्ड फ्रॉम बीकन हाउस, शी सेड कि जो मर्जी हो जाए, stop working but don't ever leave Beacon House, because the only system in Pakistan is Beacon House. Organized है, structured है, I think जितनी opportunities है लोगों के लिए, career progression है, सब कुछ है यहाँ पे। I can't agree more, but आप obviously आपने बहुत से लोगों को इंस्पायर किया, आपके टीचर्स होंगे, आपके मतलब obviously बहुत से टीचर्स थे, बहुत से एडमिन के लोग थे, बट बीकन हाउस में या ओवरऑल आपकी जर्नी में हु इज़ द सिंगल पर्सन जिसको आपको लगता है कि उसने आपको बहुत इंस्पायर किया या आपने उनसे बहुत सीखा और उनके फुटप्रिंट्स को फॉलो किया? पहले अगर मैं ऑनेस्टली बात करूँ तो मैं समझती हूँ मैंने ख्वाजा साहब से बहुत सीखा है, बिकॉज ख्वाजा साहब वो एक टीचर थे और आप उनसे सीखते थे चीज़ें, और मतलब उनको जैसे बच्चों के नाम याद होते थे, एंड ही वाज एन एकेडमिक पर्सन। उनको इतना इंटरेस्ट था एकेडमिक्स में कि उन्होंने कितने सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस करवाए बीकन हाउस में, और कितनी जो है वो मुझे खुद याद है कि मतलब कितनी चीज़ें थी, फॉर्म्स बन रहे हैं, जो भी हो रहा है। तो ख्वाजा साहब वाज ऑलवेज देयर, एंड देन ही वाज वेरी सपोर्टिव ऑफ हिज टीचर्स। मुझे याद है एक दो लोगों के एक्सीडेंट्स ऐसे हुए जिनमें कि चोट वोट लगी, तो वो सबसे पहले हॉस्पिटल पहुंचा करते थे। और फिर जो है हमारे पास ये हुआ कि हमारे राज काश्मीरी साहब थे, उर्दू के टीचर थे, उनको कैंसर डायग्नोज हुआ, उनको इन्होंने सजेस्ट किया शौकत खानम, तो शौकत खानम ने इनकार कर दिया कि इनका तो बहुत मतलब एडवांस है, इस वक्त तो हम नहीं लेंगे। तो ख्वाजा साहब वाज वेरी अपसेट, ही सेड आई एम गोइंग टू टॉक टू इमरान खान कि मेरे बच्चों ने इतना कंट्रीब्यूट किया, इतनी कलेक्शन की है फॉर योर हॉस्पिटल, तो हाउ कैन यू से दिस टू माय टीचर। ही वाज अ वेरी सेंसिटिव मैन, ही वाज कंसर्न्ड, ही वाज केयरिंग। फिर उन्होंने ही मेड श्योर कि जो राज साहब है उनका जो बेटा जो इंग्लैंड में गया वो सेटल हो, बिकॉज हिज सन वाज ऑलरेडी देयर। ख्वाजा साहब तो मतलब ये कि वो जो एक होती है ना केयरिंग नेचर थी, मेरे ख्याल में उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया। और फिर मैं समझती हूँ कि देयर वाज मिसेस अलमकी, बिकॉज मिसेस अलमकी से जेंटल जो पर्सन है ना, मतलब मुझे याद है कि जब बच्चों ने आके कहना कि पानी नहीं आ रहा, पानी ठंडा नहीं है, तो उन्होंने अपनी फ्लास्क में से डाल के उस बच्चे को पिला देना, मतलब उसको तो उन्होंने पेसिफाई कर देना। एंड शी वाज स्वीट, शी वाज लविंग, शी वाज केयरिंग। तो मतलब इन दो लोगों ने मुझे बहुत, फिर इतने लोग आए, मतलब देयर वाज आरिफ साहब थे जिनका डिसिप्लिन कमाल का था, एंड फिर और भी बहुत से लोग हैं, बट आई थिंक इनके साथ क्योंकि मैंने काम किया हुआ है, डे टू डे काम किया हुआ है, इसलिए मैं समझती हूँ मैंने लोगों से बहुत सीखा है, अपने स्टूडेंट्स से मैंने बहुत सीखा है। आई टेल यू, नए वर्ड्स मैंने उनसे सीखे हुए हैं, बिकॉज ऐसे भी बच्चे थे जिनको उन्हें छोटी सी डायरी पॉकेट में रखी हुई है, कोई आपने नया वर्ड बोला तो फ़ौरन लिख लिया करते थे, तो मतलब ऐसे बच्चे भी थे। और फिर ये कि जो है हमारे साथ कुछ टीचर्स थे ऐसे
जिनसे आपने बहुत सीनियर टीचर्स थे, you know, I mean, the maths के टीचर्स की तो बात है, Urdu, you know, and you yes, just and there name was it, Aslam Tahir साहब थे, and you know, like Raza साहब, नूर साहब, वो तो benchmarks थे ना अंग्रेज maths के, तो उन लोगों से बहुत कुछ सीखा है। then तो इसलिए I think आप अगर सीखना चाहें ना, तो आप जब स्कूल में दाखिल होते हैं तो गेट कीपर से भी आपको कैसे आप बात करते हैं, आप उससे भी सीखते हैं। बिल्कुल। तो ये सिर्फ इसके लिए आपको थोड़ा सा अपना अल्लाह ताला आपको ये तौफीक दे कि आप अपना दिमाग इतना खोल सके कि आप सबसे सीखें। तो आई थिंक इट हैज़ बीन अ वेरी वेरी लर्निंग एक्सपीरियंस एंड जर्नी फॉर मी। राइट। एंड ख्वाजा साहब की हम बात करें, ख्वाजा साहब लाइक मुझे याद है कि अभी 2 साल पहले भी जो एक इवेंट हुआ बॉस का, ही वाज देयर एंड आई थिंक ही वाज इन लाइक हिज 80s एंड लेट 80s एंड ही वाज देयर फॉर द स्टूडेंट्स और पिक्चर्स ले रहे हैं एंड ही इज लाइक ऑब्वियसली हमारे से तो पहले का टाइम था, मतलब वी डिड नॉट गेट द चांस के ऑब्वियसली हमारे टाइम पे यू वर देयर, बट ये कि जो बच्चे आए हुए थे प्रीवियस बैचेस के एंड दे वर लाइक सो मच you know उनके साथ they were interacting and ख्वाजा साहब was so involved। तो I think अगर late 80s में भी कोई अगर आ रहा है और आके वो इवेंट अटेंड कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ after so many years, I think that tells about a character। Oh yes, definitely, definitely। वो जो है उनका जो एक जो यंगेस्ट बेटा है वो तो खैर मैंने उसको एज ए स्टूडेंट भी देखा हुआ है, अशर को, तो मतलब अच्छे लोग थे, you know, अच्छे लोग थे और अच्छे लोगों से वास्ता पड़ा, इसीलिए वो सिखाना भी चाहते थे और फिर आप सीखने को तैयार थे, तो आई थिंक इसीलिए फिर वो एक वो करम हुआ अल्लाह का। राइट। एंड जब हम देखते हैं, क्योंकि आपने यू स्टार्टेड योर टीचिंग करियर और एजुकेशनल करियर 90s में, लाइक मिड 90s, और फिर और उसके बाद अभी हम 2026 में अभी भी आफ्टर इवन रिटायरमेंट फ्रॉम बीकन हाउस स्टिल यू आर एसोसिएटेड विद, यू नो, इन एजुकेशन। आप अभी भी यू आर ट्राइंग योर लेवल बेस्ट के जो ऑब्वियसली आपने सीखा है यू जस्ट पास इट ऑन टू, यू नो, द पीपल जो कि अभी नए वेंचर्स लेकर आ रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली अब ये है कि वी हैव सीन प्रोलिफरेशन के बहुत इंस्टीट्यूट्स हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, डिफरेंट करिकुलम्स आ रहे हैं। सो हाउ हैव यू सीन एजुकेशन चेंजिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम? क्योंकि बहुत सा कंपैरिजन मोड आता है कि 90s में चीज़ें ऐसी थी, ये चीज़ बेहतर थी, अब ये चीज़ बेहतर है। सो इन जनरल आपको क्या लगता है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन 90s में बेहतर था या आपको लगता है कि अब बेहतर हुआ है? देखिए ये बड़ा मुश्किल है कहना, बिकॉज मैं ये समझती हूँ कि एजुकेशन तो आगे से आगे ही जा रही है, ठीक है ना, और नई नई चीज़ें आ रही हैं, नई नई इख्तराएँ आ रही हैं। अब एक जो रीसेंट ट्रेंड है वो मैंने देखा है कि बच्चों में जो मेरे स्टूडेंट्स थे उनमें से काफ़ी सारे आर इंटरेस्टेड इन बिकमिंग टीचर्स, यू नो, जो कि ये हमारी यंग जनरेशन में कम होती थी चीज़। अब बहुत से बच्चे हैं जो टीचिंग की तरफ आ रहे हैं, विच इज़ अ ग्रेट थिंग, यू नो, बिकॉज आई थिंक जैसे जैसे बच्चे और टीचर्स की क्वालिटी जो है थोड़ी बेहतर से बेहतर होगी, बिकॉज बहुत अच्छे टीचर्स तो अब रहे नहीं हैं, बहुत अच्छे टीचर्स जिनको मैं समझती हूँ मोस्ट ऑफ देम आर, यू नो, नाउ रिटायर्ड, यू नो, एंड एवरीथिंग। तो हालांकि मैं पर्सनली समझती हूँ कि टीचर की कोई रिटायरमेंट नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल, बिकॉज मैं समझती हूँ टीचर्स का जितना एक्सपीरियंस है, जाहिर है देखिए हर कोई नहीं, बट बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि आई थिंक 70 के भी हो गए जो है डिलीवर कर रहे होते हैं। obviously, तो आई थिंक आई डोंट मीन कि 70 इज द अल्टीमेट ओल्ड एज, बट व्हाट आई मीन इज कि जैसे हम 60 या 63 या इस तरह रिटायरमेंट है, बट स्कूल्स हैं हम, यू नो, जैसे देयर प्लेंटी ऑफ स्कूल्स जो कि आपको रिटायरमेंट के बाद भी ले लेते हैं, यू नो। तो आई थिंक ये मुझे बड़ी अच्छी बात लगती है। आई एम सॉरी, मैं आपका सवाल रिपीट करेंगे, मैं थोड़ा सा उसको कंफ्यूज कर रही हूं। सो क्वेश्चन वाज कि एजुकेशन इन जनरल, लाइक आपको कैसा लगता है कि इन जनरल कैसे चेंज हुई? क्योंकि बहुत बहस रहती है ना। अब जैसे अगर आप जो 90s के बच्चे होंगे वो कहेंगे कि हमारे ज़माने में एजुकेशन ज़्यादा बेहतर थी। आज अगर बच्चे बैठे हैं तो कहते हैं कि ज़्यादा इवॉल्व हो गई है, सब्जेक्ट चॉइसेस आपके पास बहुत ज़्यादा आ गई हैं। मतलब पहले आपके पास बहुत लिमिटाइज एक यू नो सब्जेक्ट्स होते थे, अब नाउ यू हैव लाइक सो मेनी सब्जेक्ट्स। अब AI है, यू नो, साइबर सिक्योरिटी, डेटा एंड सो ऑन, उसके अंदर भी सब फील्ड्स हैं। सो हाउ डू यू सी के ठीक है सब्जेक्ट्स तो ऑब्वियसली वैरायटी आई होगी, यू नो, डाइवर्सिफिकेशन भी हुई है, बट क्वालिटी इन जनरल आपको क्या लगता है कि बेहतर हुई है या यू थिंक कि उसमें कुछ थोड़ा सा हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम? किया है कॉम्प्रोमाइज़। देखें अगर आप जनरली देखें अक्रॉस द वर्ल्ड, नॉट जस्ट पाकिस्तान, एक जनरल डिटीरियोरेशन आपको नज़र आती है। वो आपको स्कूलों में भी नज़र आती है, नॉट बिकॉज ऑफ द स्कूल, बट आई थिंक कि जैसे मैं क्लोजेस्ट टू माई हार्ट इज़ दिस कि पेरेंट और स्कूल में ट्रस्ट नहीं डेवलप हो सका इतने सालों में, यू नो, आई फील दैट मिसिंग। अगर वो भी डेवलप हो जाए ना, अब इसकी क्या वजह है, आई एम श्योर दोनों तरफ से कोई ना कोई कमी आ रही है, इसमें आप एक का तो कसूर नहीं हो सकता। तो आई थिंक कि अगर एल्डर्स एक तरफ हो जाए ना और बच्चे की बेहतरी के लिए काम करें तो वी कैन डू वंडर्स।
वी कैन डू वंडर्स. बट ये कि खैर टाइम्स हैव बट आई थिंक चेंज्ड. कमर्शियल, क्योंकि एजुकेशन कमर्शलाइज तो हुई है, बिकॉज जी. अगर हम 70s की बात करें तो बहुत प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, जो इंस्टीट्यूशन से उनका कॉन्सेप्ट नहीं था. यू हैड लाइक पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, आपकी पीयू थी, जीसीयू था, ऑब्वियसली उनका एक स्टैंडर्ड था, वहाँ से जो लोग ग्रेजुएट होते थे. तो आज मेरे ख्याल से अगर आप 70-80s के ग्रेजुएट्स को देखते हैं तो आप उनके साथ बैठना पसंद करते हैं अगर आप साइबरजॉक हैं, बिकॉज आपको लगता है कि यार इनसे भी बहुत कुछ हम सीख सकते हैं, बिकॉज दे हैव देयर ऑब्जर्वेशन. ऑन दी अदर हैंड कि अगर जो भाई हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे प्रोलिफरेशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ से अगर कोई ग्रेजुएट होता है तो हमें लगता है कि अच्छा मतलब उसकी पर्सनैलिटी में शायद वो उस तरह से डेवलप नहीं कर सका जैसे 70s में अगर किसी ग्रेजुएट हुआ था. तो ही हैज़ लाइक मोर डेप्थ इनसाइट्स एंड ऑल्सो डिटीरियोरेशन तो एक जनरल है ना, मगर आई थिंक कमर्शलाइजेशन की वजह से बहुत चीज़ें अच्छी भी हुई हैं, बहुत सी जो हैं वो भी है, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हुई हैं. आपके जो बच्चे हैं उनको एक सब्जेक्ट ऑप्शंस बहुत बेहतर हो गई हैं. तो ये सब तो है. तो आई थिंक इट वर्क्स बोथ वेज. आप देखें ना, मैं आपको बताती हूँ, मैंने व्हेन आई वाज इन स्कूल्स तो मुझे ये लगा कि एक जो गैप आ रहा है ना हमारे यहाँ, वो ये है कि हमारा यहाँ जब बच्चा बड़ा होता है ना 13-14 साल का, तो मुझे हमेशा ये फीलिंग होती थी कि उनके पास कोई बात करने के लिए नहीं है. कोई उनसे बात करने के लिए, उनको समझाने के लिए. फिर ट्रेंड आ गया. देखें, पहले ये था कि मदर्स ज़रा कम एजुकेटेड थी जनरली, तो उसमें ये था कि बच्चे के साथ वो थोड़ी खुद ही डिस्टेंस कर लेती थी. दे वर इन ऑफ देयर चाइल्ड कि वो इतना पढ़ रहा है, ये कर रहा है. तो फादर्स आर बिजी. फादर्स को मैं बहुत ज़्यादा नहीं समझती इसमें रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज दे हैव लाइक the earning members of the family, they have their own क्या कहें responsibilities and things. तो जो mothers है ना, अब ये हुआ है कि अब की जनरेशन में देखती हूँ कि mothers are also working, fathers are also working. आप यकीन करें, मैंने स्कूलों में देखा हुआ है कि बच्चा सुबह 7:45 समझे स्कूल आ गया, उसके बाद वो स्कूल में ही फिर रहा है, छुट्टी हो गई, ऐसे इधर उधर फिर रहा है बेचारा, बिकॉज उसने 3 बजे ट्यूशन पे जाना है. छुट्टी 2 बजे हुई है, वो 3 बजे ट्यूशन पे जाएगा, वहाँ वो 6 घंटे फिर गुजारेगा और फिर 9 बजे घर जाएगा. ठीक है, तो मुझे बताइए कि वो बात किस वक्त कर रहा है और किससे कर रहा है और क्या कर रहा है, क्या सीख रहा है. तो वो पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट कम हो गई है. आई थिंक सो. आई थिंक सो. आई वेरी फर्मली, इनफैक्ट आई डोंट थिंक सो, आई वेरी फर्मली बिलीव दिस कि पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट जितनी होनी चाहिए ना उतनी नहीं है. आप थोड़ी देर बैठे बच्चे के साथ उसको क्वालिटी टाइम दें. बट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आजकल पेरेंट्स को ये लगता है, और ऑब्वियसली हम एक सर्टेन कम्युनिटी की बात कर रहे हैं कि इफ़ दे हैव सेंडिंग देयर किड्स टू एक्सपेंसिव और एलीट स्कूल्स, तो उनको लगता है कि वी आर पेइंग सो मच फॉर इट, तो सब कुछ हो गया. बट वो जो एक माँ बाप की ओनरशिप है, या जो बच्चे के साथ बैठ के जिस तरह से वो उसको इमोशनल सपोर्ट आई थिंक पेरेंट्स दे सकते हैं, या माँ दे सकती है, या बाप दे सकता है, वो डेफिनेटली स्कूल तो उस तरह से मतलब एक हद तक ही दे सकता है. मुझे बताइए कि जब हिसाब किताब होगा तो औलाद की जिम्मेदारी माँ बाप पे डाली जाएगी या स्कूलों पे डाली जाएगी? बिल्कुल माँ बाप, ऑब्वियसली. तो फिर माँ बाप का वहाँ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना. ठीक, तो मैं ये समझती हूँ कि मतलब माँ बाप को क्वालिटी टाइम देने की ज़रूरत है बच्चे को. अब सारा वक्त तो बच्चे के साथ नहीं बैठ सकते. बच्चे से बात करें, बच्चे से पूछें. मैं देखें आजकल के माहौल में विद ऑल दी हॉरेंडस टेल्स दैट वी कीप हियरिंग, ये जो हरासमेंट और अब्यूज़ के बारे में है, आपको अभी भी एक ड्राइवर के साथ एक 3-4 साल 5 साल की बच्ची अकेली गाड़ी में बैठ के स्कूल जाती हुई नज़र आएगी. तो आई मीन दिस इज़ नॉट राइट. हम वो जो कहते थे हमारे बड़े कि जी सोना तुम उठा के तिजोरियों में रखते हैं, और बच्चे को हम इस तरह जो है वो कर देते हैं. मतलब इस आई वुडंट से दिस इज़ निगलेक्ट या इग्नोर. ये हर एक के अपने हालात हैं, मगर फिर उन हालात में रह के आपने बच्चे को तो देखें, उससे कीमती चीज़ तो आपकी है कोई नहीं. राइट. अच्छा, इसी से लीड करता है दूसरा टॉपिक जो कि बहुत बड़ा एक प्रॉब्लमेटिक इशू है, स्पेशली हमारे बड़े शहरों में, और जो हमारे एलीट स्कूल्स हैं, या हाई आप कह लें कि हाई इनकम लोग जो हैं जहाँ पर अपने बच्चों को भेजते हैं, वो एक ड्रग कल्चर भी हमने देखा कि पिछले 10-15-20 साल में स्कूल्स में, और स्पेशली जो आपके एलीट स्कूल्स हैं वहाँ पे हमने देखा कि बच्चे जो हैं, पेरेंट्स को होता है कि जो बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं, या ऑल काइंड ऑफ अदर काइंड ऑफ स्टफ, जो कि ऑब्वियसली एक पूरा माफिया है उसके पीछे. तो वो आपको क्या लगता है कि हैव यू एक्सपीरियंस्ड इट, या आपने उसको किस तरह से काउंटर किया, या आपको लगता है कि मतलब आपने क्या एफर्ट्स की? क्योंकि वो ऑब्वियसली उस टाइम पर इवन 2010-11 से हमने देखा कि वो एक चीज़ शुरू हो गई थी, और ऑब्वियसली अभी तो वो पीक पे जा रही है.
देखिए फिर वही बात है ना कि क्योंकि बड़े रिस्पॉन्स, ये देखिए ये एक दो लोगों का काम नहीं है, ये तो एक पूरा फोरम होना चाहिए पेरेंट्स का, जहाँ पे अगर पेरेंट्स को खुद लगता है कि उनका बच्चा ड्रग्स दे रहा है, तो हाउ कैन यू, आप कैसे इस चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं। और स्कूल्स में अगर ये है, मुझे इन ऑल ऑनेस्टी ड्रग्स का तो मेरे नहीं हुआ इत्तेफाक, बट ये जो आपकी वीडियोज़ वगैरह होती हैं का मुझे इत्तेफाक हुआ था। तो मतलब मैं ये समझती हूँ, जैसे आपका अगर 14-15 साल का बच्चा है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि वो किस कंपनी में है। ज़्यादा जो तबाही है इन बच्चों की वो ये ड्राइवर्स, बिकॉज क्योंकि यू सी दे द ग्रोन अप इन दैट सिचुएशन, एंड व्हेन द चाइल्ड एंड द ड्राइवर आर बेस्ट फ्रेंड्स, वो स्मोकिंग भी वहीं से हो रही है, सब कुछ हो रही है। देखिए ना, मैं ये समझती हूँ कि आप स्कूल्स को रिस्पॉन्सिबल, ठीक है स्कूल की भी जिम्मेदारी बनती है, बट देन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो अच्छा बच्चा है वो तो आप कहते हैं घर से तरबियत लेके आ रहा है, जिस बच्चे की तरबियत अच्छी नहीं, फिर वो स्कूल के खाते में क्यों डाल देते हैं। और देखिए स्कूल ने, अब फॉर एग्जाम्पल गार्डन टाउन था, मतलब 1400-1500 बच्चा, आप एक स्कूल ने 1400-1500 बच्चे को कैटर करना है। माँ बाप का तो एक ही बच्चा है ना, या 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, तो ऑब्वियसली देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ देयर। आप बच्चे को एक फॉर्मल एजुकेशन के लिए भेज रहे हैं, बट उसके ऊपर अब स्कूल के बाहर निकल के वो क्या कर रहा है। अब आई एम श्योर कि स्कूल में तो कोई आके नहीं बच्चे को दे रहा ड्रग, ठीक है। अगर वो स्कूल में आ रहा है और स्कूल से बाहर जा रहा है, उसके बाद उसका ड्राइवर, जैसे आपने कहा कि ड्राइवर कल्चर है, ऑब्वियसली सब बच्चों के ड्राइवर्स आए हुए हैं और माँ बाप को लगता है कि शायद वो निगरानी बहुत अच्छी कर सकते हैं, बट इवेंचुअली ड्राइवर तो निगरानी नहीं करेगा, बिकॉज उसको अगर फॉर एग्जाम्पल उसको जो भी उसका फाइनेंशियल कोई भी बेनिफिट है, या उसको वो अपनी गुड बुक्स में चीज़ों को ठीक करने के लिए वो बच्चों को डेफिनेटली वो स्पॉइल होने देगा, और वो चीज़ भी होती है। लेकिन अगेन वही बात है कि ये भी जो आपने ट्रस्ट वाली बात भी पहले की कि अभी तक पेरेंट्स और जो स्कूल्स हैं, टीचर्स हैं, उनमें ट्रस्ट नहीं बन पाया, तो उसमें मुझे लगता भी है कि वो जिम्मेदारी वाली चीज़ भी नहीं है ना, कि कुछ जगहों पे स्कूल जो है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करता है, पेरेंट्स को लगता है नहीं कर रहा, या ऑन दी अदर हैंड स्कूल्स शायद कुछ जगहों पे नहीं कर रहा होगा और पेरेंट्स को लगता है स्कूल को ज़्यादा करना चाहिए। सो वो मिसट्रस्ट तो है, बिल्कुल है। और मैं आपको बताती हूँ कि मतलब देखें ना, आप जब ये बात करते हैं इन चीज़ों की, मैं आपको जैसे आपसे शेयर कर रही थी कि अब द होली कुरान इज़ ऑल्सो बीइंग इज़ अ पार्ट ऑफ द स्कूल की जो लर्निंग है उसमें आ गया। ये स्कूल्स का काम नहीं है, ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है ना। आई रिमेंबर एक ज़माने में गार्डन टाउन में बच्चों ने ये कहा कि जी हम नमाज़ पढ़ना चाहते हैं ना, नमाज खैर शुरू करवा दी, वहाँ पे 10-12 लड़के नमाज पढ़ते थे, जगह थी बिल्कुल वो जो थी वहाँ पे। तो पेरेंट ने फिर एक ने कंप्लेन की कि जी हम अहले तशरीह से हैं और ये नमाज हम ऐसे नहीं पढ़ते। मकसद ये है कि फिर आप अपने बच्चे को मना कर देना कि फिर उनके साथ नमाज ना पढ़े, ठीक है ना। अब यही हो सकता है, देखिए अब इवेंचुअली हमें ही करना पड़ा, अब हमने फिर नमाज फिर ख़त्म कर दी कि भाई, क्योंकि अगर पेरेंट खुश नहीं है तो बच्चे चाह रहे थे कि भी ऐसे किया जाए, तो वो नहीं हुआ तो फिर नहीं हो सका। तो मतलब ये कि ये जो है ना, हम लोग स्कूलों पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी डाल रहे हैं अक्राश, ये स्कूलों के काम नहीं। देखिए आप देखें, हम स्टूडेंट वेलबींग की बात करते हैं, हम स्टूडेंट बर्नआउट की बात करते हैं, हम स्टूडेंट्स की इमोशनल वेलबींग की बात करें, आज तक किसी ने टीचर्स की बात की है? उनकी इमोशनल वेलबींग, टीचर्स बर्नआउट, ये वो लोग कहते हैं, मैं अभी वो एक देखी थी उसमें वो कहती हैं कि ये लोग कहते हैं कि आपको 2 महीने की छुट्टियां मिली हैं, आप तो बहुत खुशकिस्मत हैं टीचर्स को ज़रूरत है उन 2 महीनों की छुट्टियों की। आपने कोविड में ऑनलाइन टीचिंग, बगैर टीचर्स को कोई ट्रेनिंग दी, उनको ऑनलाइन टीचिंग पर डाल दिया, ठीक है। उसके बाद टीचर जो है, अब आप जो है वह, अब पेरेंट का काम है कि बच्चा उठे और क्लास अटेंड करे। टीचर बैठा हुआ है, 1-2 बच्चे सामने बैठे हों, बाकी सोए पड़े, किसने उठाना है उनको? स्कूल तो नहीं जाके उठाएगा। मैं जब कहती हूँ कि मेरे स्कूल में सेल फोन्स आर नॉट अलाउड, तो बात ख़त्म हो गई ना। उसके बाद फिर हर बच्चे की जेब में क्यों सेल फोन मौजूद है? आई रेड दिस आर्टिकल जहाँ पे वो कहता है बंदा कि मैं आपको डेट बता सकता हूँ कि ये सारा जो गड़बड़े कब शुरू हुई, जिस दिन हमारे बच्चों के हाथों में स्मार्टफोन्स आए। ये क्या होता था, आप स्टूडेंट रहे हुए हैं, आपको नहीं पता इन्होंने ग्रुप्स बनाए हुए हैं जहाँ पे कि ऐसे लड़के हैं जिनका काम ही सिर्फ मार धाड़ करना है। बिल्कुल ऐसे। आप किसी से लड़ाई या फ़ोन कर दें, वो पहुँच जाएंगे वहाँ लड़ने के लिए। बिल्कुल ऐसे। ये चीज़ें हम लोगों ने एज एल्डर्स सबको मिलके करनी चाहिए। मुझे ये बताएं कि जब हमें पता है कि ड्रग्स हैं, ठीक है, यहाँ एक गवर्नमेंट भी है, यहाँ पे काउंसलर्स हैं, कितने लोग बैठे हुए हैं, पेरेंट्स बैठे हुए हैं, हम लोगों में से कोई भी ऐसा नहीं जो मिलके करे। मुझे ये बताएं, ये जो फ़ोन की जो आपके पैकेजेस हैं, शाम 8 बजे से सुबह 8 बजे तक, मैं तो नहीं यूज़ कर रही,
कौन यूज कर रहा है? आपकी यूथ कर रही है, आपके बच्चे कर रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस के बच्चे कर रहे हैं। क्यों नहीं पेरेंट्स, मुझे ये बताया 18 साल से पहले, 17 साल से पहले, चले ए लेवल कर ले, एफएससी से पहले बच्चे का क्या काम है फोन के साथ? अब आप देखें कि जो जिसको हम आइडियलाइज करते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड को, अभी यूके एक लॉ लेकर आ रहा है, आई थिंक 20 नेक्स्ट ईयर वो एप्लीकेबल हो जाएगा कि आप अंडर 16 जो बच्चे हैं दे कैन नॉट यूज सोशल मीडिया, उनकी एक्सेस को वो उसको लिमिट कर रहे हैं, बैन कर रहे हैं, एंड इट विल बी अ क्राइम अगर कोई बच्चा सोशल मीडिया 16 से पहले करता है। आई थिंक चाइना ऑलरेडी कर चुका है। तो मतलब ये कि जब आपका जो मॉडर्न वर्ल्ड जब ये कर रही है, पाकिस्तान में वी डोंट हैव एनी पॉलिसी यहाँ पर, तो आई थिंक दिस इज द लीस्ट, वी आर ऑल रिस्पांसिबल। अगर पॉलिसी नहीं है तो इसमें हम सबका कसूर है। देखिए मैं आपको बताती हूँ कि आपका अगर बच्चा जो है ये जो रील्स अब चल रही हैं फेसबुक के ऊपर, ठीक है, उसमें ऐसा बेकार किस्म का मटेरियल मौजूद है और हर एक की एक्सेस में है। आप मुझे ये बताएं, वो मुल्क जिनको हम बहुत तरक्की याफ्ता समझते हैं उनके भी टॉप शेल्फ आइटम्स हैं। बिल्कुल है, ठीक है ना, बिल्कुल है। बट हमारे बच्चे के लिए सब कुछ अवेलेबल। एंड ऑल्सो देखिए आप नेटफ्लिक्स है, मेरे ख्याल से आजकल इट्स प्रीटी नॉर्मल कि 12, 13, 14 साल का जो बच्चा है उसको नेटफ्लिक्स की एक्सेस है, ठीक है, जहाँ पे मेजॉरिटी जो कंटेंट है, ठीक है, वो ऐसा आ रहा है जो कि ऑब्वियसली 18+ है, ठीक है। वो बच्चे क्योंकि अब वही बात है कि एक पैटर्न बन गया, वो कंटेंट आ रहा है, ठीक है। मतलब आप देखें पहले दौर में तो टीवी था, चले वो बड़ा कंट्रोल था, वीसीआर था, मूवीज़ आती थी, उसमें बहुत एक लिमिटाइज, हर चीज़ बहुत लिमिटेड थी। बट अब जो नेटफ्लिक्स है या प्राइम है या जो ऑब्वियसली और OTT प्लेटफॉर्म जैसे हम कहते हैं, उसमें तो ये कि जो कंटेंट है वो एक 12 साल का बच्चा भी वही कंटेंट देख रहा है, एक 50 साल का बुजुर्ग भी वही कंटेंट देख रहा है, एक नौजवान भी वही कंटेंट देख रहा है। किसकी जिम्मेदारी है? भी हम स्कूलों में तो नहीं दिखा रहे। हाँ ऑब्वियसली घर पे देख रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली जब बच्चा वो चीज़ देख रहा है, फॉर एग्जांपल अगर मैं OTT प्लेटफॉर्म पे जाता हूँ तो वहाँ पे जो हीरो दिखाया जा रहा है या जो यंगस्टर दिखाया जा रहा है वो ड्रग भी कर रहा है, वो सिगरेट भी कर रहा है, ठीक है, वो और भी चीज़ें कर रहा है, लड़कियों को भी छेड़ रहा है, वो सब कुछ कर रहा है, ठीक है। अब वो जब वो देख कर आइडियलाइज कर रहा है, ठीक है, और वो चीज़ वो जाकर माइट भी स्कूल में भी कर दे, इवेंचुअली जब वो चीज़ होगी तो कहेंगे अच्छा यार ये स्कूल का फॉल्ट है या टीचर्स ये चीज़ें सिखा रहे हैं। बट अगेन वही बात है कि टीचर्स का एक लिमिटेड रोल है, जो आपने भी जैसे कहा, बट ये पेरेंट्स जब तक स्टेप अप नहीं करेंगे, और पहले दौर में आई थिंक अगर हम कहते हैं कि अगर हम 70s के एग्जांपल देते हैं, 80s की देते हैं, अगर तब डिसिप्लिन अगर था तो मेरे ख्याल से पेरेंट्स का बड़ा रोल था उसके अंदर। पेरेंट्स वर वेरी स्ट्रिक्ट ऑन डिसिप्लिन, पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं था। बिल्कुल। और मैं समझती हूँ कि पेरेंट्स इस बात को मानते थे कि अगर टीचर ने बात की है ना, आपको बताऊँ कि मैं जब गार्डन टाउन में थी ना जी, तो ये मेरी एक बच्चे मुझे कहते थे कि बच्चे ये कहते हैं स्टूडेंट्स कि दुआ करो कि मैं इस पेरेंट को ना बुला लें, क्योंकि पेरेंट आएगा तो इसके साथ मिल जाएगा तो डांट ज़्यादा पड़ेगी, यू नो, बिकॉज एक ट्रस्ट था। बट इस ट्रस्ट के लिए फिर ज़रूरी है ना कि लोग वहाँ पे एक लंबी वक्त गुजारें, यू नो, तो बस ये खैर आई थिंक। अच्छा, आपने गार्डन टाउन में, क्योंकि मैं भी उसका हिस्सा रहा, पार्ट रहा, ऑब्वियसली वहाँ पर बहुत एक सोशो पॉलिटिकल हर तरह के बैकग्राउंड से लोग आते हैं। सो ड्यूरिंग योर जॉब, स्पेशली एडमिनिस्ट्रेटिव जो आपका रोल था, हैव यू एवर फेल्ट प्रेशराइज्ड, या आपको लगा कि अगर सामने कोई, अगर फॉर एग्जांपल किसी MNA MP का भी सामने बैठा हुआ है, कोई पॉलिटिशियन बैठा हुआ है या कोई बहुत इन्फ्लुएंशियल बंदा बैठा हुआ है, तो डू यू थिंक कि आपने कभी प्रेशर फील किया? अगर किया भी तो हाउ डिड यू लाइक मैनेज दैट प्रेशर? नहीं, आई डोंट थिंक, आई थिंक आई हैव बीन वेरी लकी कि इन माय लाइफ सिवाय 1-2 इंसिडेंट्स जो विच स्टैंड आउट, I have been very lucky that parents have been very respectful parents, जिन्होंने कि मतलब अपने बच्चों को, अगर मैंने उनको अमानत समझा है ना बच्चों को, तो उन्होंने माना है कि मैंने उनको अमानत समझा है, यू नो। बट यू सी उसमें एक ये था ना कि गार्डन टाउन में जब बच्चा क्लास 4 में आता था वो मुझे स्कूल में देखता था, यू नो। क्लास 4 का बच्चा जब वो मेरे पास क्लास 9 में आता था तो वो मेरी तबीयत काफ़ी समझ जाता था, यू नो, कि what are my expectations. So I think that also helped a lot, because आप देख लें कि जो आपके सीनियर टीचर्स होंगे स्कूल में उनकी रिस्पेक्ट का लेवल और होगा, और जो यंगर सेट है, जो नए टीचर्स हैं, उनके साथ बच्चे और तरह से बिहेव करते हैं, यू नो। तो एक वो जो आपकी एक आई डोंट नो, आई थिंक इट्स बस ये अच्छा प्रेजेंस माइट भी आपके कुछ लोगों की एक प्रेजेंस होती है जहाँ पे मुझे लगता है कि क्योंकि आप जो बात कर रहे हैं, अगर आप बच्चों से कोई सही बात देखें, बच्चा माने ना माने वो डिफ्रेंशिएट कर सकता है कि बंदा ऐसा ये गलत कह रहा है या सही कह रहा है। मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स आए हैं जिन्होंने मुझसे ये कहा हुआ है कि हम आपकी अपनी अम्मी से ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, एंड आई वुड ऑलवेज से कि ये कोई अच्छी बात नहीं है। माँ तो माँ है मेरी, तुम किस बात पर रिस्पेक्ट कर रहे हो? माँ तो माँ है तुम्हारी।
अब आई रिमेंबर दिस इंसिडेंट ऑलवेज स्टैंड्स आउट कि जी वो जो है ना वो बच्चा था, उसके पेरेंट्स ही बैठे हुए, दूसरे लड़के के साथ उसकी लड़ाई हुई थी, तो उसे वो काफ़ी वो हो रही, पेरेंट्स आपस में भी बहस कर रही है वो, तो दिस चाइल्ड सेड कि मिस मेरी बात सुन लें प्लीज़ बाहर आके। तो मैं खैर आई वेंट आउट टू, ही सेड कि मिस तो ये कह रहा है लड़का मैंने किया है, मगर मैं अपने पेरेंट्स के सामने नहीं मानूंगा, आप प्लीज़ इनको घर कहीं जाएँ तो मैं आपसे बात करूँगी, यू नो। अबे मैंने कभी भी बच्चे का ट्रस्ट नहीं तोड़ा। अगर बच्चे ने मुझे कोई बात बताई है या पेरेंट ने मुझसे कोई बात की, तो आई वुड ऑलवेज आस्क देम कि भाई अब आप कैसे चाहते हैं मैं कैसे कन्वे करूँ, बिकॉज बच्चे को पता तो चल जाएगा कि आपने मुझे बताई है, यू नो। बिल्कुल ठीक है। और खैर अब ऑब्वियसली ऑन अ लाइटर साइड, क्योंकि मैं जब आया आई थिंक आई वाज इन 2012 व्हेन आई स्टार्टेड माय ओ लेवल्स, और 13 वाला वो टाइम था, तो उसमें मैंने एंड आई थिंक तब आपने बताया कि आपने न्यूली यू रिज्यूम्ड योर पोजीशन एज अ प्रिंसिपल, सो आपका एक बहुत एक वो सख्त इंप्रेशन था इन अ वे के मतलब आई हैव सीन कि टीचर्स भी यू नो अटेंटिव हैं, अगर आप राउंड पर हैं सो टीचर्स आर अटेंटिव, बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब आई थिंक कोई एक सिंगल बंदा था, ऑब्वियसली डिफरेंट सीनियर स्कूल में थे हम लोग, मिडिल स्कूल था, फिर जूनियर स्कूल था, देयर वर सो मेनी पीपल, और लेकिन इतना मतलब आई थिंक इतना डर किसी का नहीं था या एक और किसी का नहीं था। सो वो लाइक कैसे लाइक मुझे लगता है कि आपको आप मतलब हाउ वाज दैट, वो आपकी फेवर में वो चीज़ काम की, आपको लगा कि वो जो चीज़ थी एक और था या एक प्रेजेंस थी उसने चीज़ों को ज़्यादा बेहतर किया? क्योंकि आई एम श्योर जो लोग आपको करीब से जानते होंगे उनको लगता होगा कि वन ऑन वन कन्वर्सेशन में यू आर वेरी सॉफ्ट, लेकिन वो जो एक परसेप्शन था वो लाइक हाउ डिड इट प्ले इन योर फेवर? वेल आई थिंक मैं काफ़ी सख्त तो थी, इसमें कोई शक नहीं है, बट मैं ये समझती हूँ कि लाइक मैंने आपको बताया ना कि मेरे लिए बच्चे अमानत थे, ठीक है ना, तो मेरे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट था कि मतलब मैं उनको इस तरह रखूँ कि मतलब पेरेंट जो है उसको कोई ये ना होगी कि मेरा बच्चा ये कर रहा है या वो कर रहा है। मैं आपको बताती हूँ कि मेरे पास ना ये जब पीको रोड पे ट्रांसफ़र किया तो वहाँ पे इट वाज अ को एजुकेशन स्कूल, वहाँ बच्चियाँ भी थी, दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस विद गर्ल्स, सो आई एक्चुअली चेंज माई टेम्परामेंट। ये मुझे लगा कि अगर मेरे जैसा हिटलर नुमा और भी मैंने 120 बना दी तो मुश्किल होगा, सो आई बिकेम दिस सॉफ्टर पर्सन, यू नो, कि मतलब जो मैं उनसे प्यार से बात करती थी, लड़कियों को मैं एक डिफरेंट लड़कों के साथ मतलब लड़का over the years across I've come across so many students and बहुत सो नहीं कहा कि you were a very fair person, मैंने ज्यादती नहीं करने की कोशिश की। अच्छा, उसका मैं एक एग्जांपल भी शेयर करना चाहूँगा कि जैसे मैंने आपको बताया हम ऑफ द कैमरा भी बात कर रहे थे कि 9th Amber वाज माय बैच, और वो बड़ा ही एक आप कह लें कि बड़ा ख़तरनाक बैच था कि बच्चे जो थे दे वर वेरी मतलब बड़े शैतान बच्चे, और खैर उस वक्त सभी बच्चे थे, बट ये कि द किड्स वर वेरी हार्ड ऑन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। और फिर ऑब्वियसली आई वाज आउटसाइडर, और मेरे साथ एक दो और बच्चे भी थे जो हम लोग आउटसाइडर थे, और लाइक मेरा लाहौर में भी पहला साल था, उस कैंपस में भी पहला साल था, बीकन हाउस में भी पहला साल था। सो आई हैड सम इश्यूज़ विद उन बच्चों के साथ, वो 20 थे, आई थिंक 21 थे, मेरी साइड पे शायद एक ही बच्चा कोई होगा, तो आई केम टू यू और मैंने आपको सारा बताया कैसे हो रहा है, टीचर्स के साथ भी हो रहा है, बच्चों के साथ भी हो रहा है, एंड दे डिस्टर्ब, क्लास में भी डिस्टर्बेंस हो रही है, सारी चीज़ें, और आपने सुना उसको। एंड अगर माइट भी, क्योंकि उससे पहले ऑब्वियसली आप अपने टीचर्स के पास जाते हो, मसला हल नहीं होता, फिर आप अपना जो सीनियर स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन है उनके पास जाते हो, मसला हल नहीं होता, और फिर इवेंचुअली आपके पास मैं गया एंड आपने, आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट इंटरेक्शन जो मेरी आपके साथ थी 1-on-1, तो आपने सुना और आपने उस पर यकीन किया, मतलब दैट वाज समथिंग, क्योंकि यूजुअली अगर आप किसी के पास जाएँ और कोई देखे कि अच्छा 20 बच्चे एक तरफ हैं और एक बच्चा एक तरफ है, तो कहेंगे मतलब क्या ही हो सकता है, मतलब ऑब्वियसली ये बच्चे का मसला है, बाकी 20 एक साथ नहीं हो सकते, बट आपने उसमें से इशू को देखा, यू कॉल्ड सम, उनके बच्चों को, पेरेंट्स को बुलाया आपने, कुछ लोगों को सजाएं हुई, सब कुछ हुआ, तो आई थिंक वो एक चीज़ बिल्कुल आपके साथ रह जाती है। हालांकि इट्स बीन आई थिंक 14 साल हो गए इस बात को, 13 साल हो गए, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ जेस्चर्स ऐसे होते हैं, कुछ वो एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट आपके ऊपर जो है वो छोड़ देते हैं। और आज भी आई डू रिमेंबर दैट, और मैं आई वाज डिस्कसिंग विद माय टीम भी, और मैं अपनी फैमिली के साथ भी डिस्कस कर रहा था कि वो वाक़या मुझे आज भी याद है, एंड इट गेव मी कॉन्फिडेंस कि भाई कहीं पर मेरे इंसाफ मिलता है। क्योंकि देखें आज तो हम देखते हैं कि मसला हुआ, पुलिस स्टेशन चले गए, आप वकील के पास चले गए, जज के पास केस चला गया, लोग कहते हैं इंसाफ नहीं मिल रहा, बट वो भी एक इंसाफ था ना मेरे लिए कि मेरा एक सिस्टम पे यकीन पुख्ता हुआ कि नहीं, देयर इज समवन जो सुनेगा, कि टीचर नहीं सुन रहा, या मेरे स्कूल का, मेरे जो कैंपस है, जो मेरा एरिया है, उसका मतलब जो मेरा सीनियर स्कूल है, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन मेरी बात नहीं सुन रही, लेकिन देयर इज समवन जिसने मेरी बात सुनी और मुझे यकीन हुआ कि नहीं, सिस्टम इज देयर। तो आई थिंक वो ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है, वो फिर आगे जाके भी ट्रस्ट होता है कि आप बागी नहीं हो जाते सिस्टम से,
बहुत से हम एग्जाम्पल सुनते हैं कि लोग बागी हो जाते हैं कि यार इंसाफ नहीं मिल रहा है यहाँ पे, मतलब अब हमें खुद ही अपना रास्ता निकालना है, या मैं हो सकता था कि अगर वो वहाँ से कुछ एग्रेशन है तो मैं भी एग्रेशन दिखा देता, यू नो, कि इंसाफ तो मिल नहीं रहा, बट अब मुझे पता चला कि हाँ मेरी बात एटलीस्ट सुनी गई है, उस पर एक्शन हुआ है, कुछ हुआ है। I think that's also very important. नहीं, I pride myself on the fact कि मैंने जिन बच्चों के कान मरोड़े हुए हैं या जिनके जो है लगाई हुई है एक आध, वो भी जो हैं मतलब अगर मिलते हैं तो इतनी रिस्पेक्ट से मिलते हैं, यू नो, और मतलब मुझे आई एम सो हैप्पी जबकि आप कहीं जाएं आपको बच्चा भाग के आए, यू नो, माशाल्लाह के साथ एक छोटा सा एक और हो वैसा ही, यू नो, एंड यू वांट टू नो हिम इज माय सन, ये वो, तो दैट मेक्स यू फील सो नाइस। दिस वाज माय टीचर, यू नो, इन्होंने मेरे कान में रोड़े थे और इन्होंने ये किया था, यू नो, दैट मेक्स यू फील सो नाइस कि बच्चे को अब याद है। जाहिर है अगर कोई और बात याद होती तो और भी अच्छा था, बट ये कि जो है, बट ये कि यू नो ये बहुत बहुत रेयर होता है कि मेरे दोनों बेटे मेरे स्टूडेंट्स रहे हुए हैं, मेरा दामाद मेरा स्टूडेंट रहा हुआ है, यू नो, सो आई थिंक ये आई थिंक मैं किसी बार सोचती हूँ कि मतलब कि मुझे एक और अल्लाह मियाँ चांस दे तो मैं 2 चीज़ें चाहूँगी, एक तो मेरे अपने बच्चे 4 मुझे दोबारा मिले, और एक जो मेरे स्टूडेंट्स हैं मुझे दोबारा मिले। सो आई थिंक दैट आई हैव लर्नड सो मच फ्रॉम देम, यू नो, एंड आई फाउंड देम सो मैग्नानिमस। इतने खुले दिल के होते हैं ना बच्चे, यू नो, बिकॉज दे आर विलिंग टू लेट सो मेनी थिंग्स गो जो कि बड़े शायद ना छोड़ें, यू नो। तो आई थिंक ये बहुत एक एंड यू हैव वर्कड विद सो मेनी टीचर्स, मतलब मैं अगर देखूं तो अभी भी कुछ टीचर्स हैं, बल्कि आई वेंट टू द इवेंट एक साल पहले 2 साल पहले, सो मिस उज़मा रऊफ मुझे मिली, शी इज स्टिल टीचिंग, मुझे याद है वो हमें मतलब एक पार्क स्टडीज, एक तो ऑब्वियसली वो एक बड़ा ड्राई सब्जेक्ट होता है, और जिस तरह से वो पढ़ा रही थी एंड वो अभी भी मतलब उनको याद था, एंड शी स्टिल रिमेंबर्ड एवरीथिंग। तो वो टीचर्स अभी भी हैं, खालिद साहब जैसे टीचर, खालिद हसन से उर्दू, इस तरह से मतलब देवर लाइक सो मेनी ग्रेड्स, और ऑब्वियसली आई एम श्योर कि उससे पहले उसके बाद भी बहुत से टीचर्स आए होंगे। सो कुछ ऐसे टीचर्स जो आपको लगा कि मतलब यू वर, मतलब जो आपके फेवरेट्स थे, लाइक यू नो, अब तो ऑब्वियसली हर टीचर के साथ एक आपका होता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आप कहते हैं कि यार मतलब मैंने इनसे सीखा भी है, एंड या फिर अपनी कुछ आदत की वजह से या अपने कुछ पर्सनालिटी ट्रेट की वजह से वो आपके फेवरेट हो जाते हैं। मुझे हमारे पास होते थे डॉक्टर मुस्तफ़ा यार ख़ान, जब मैंने ज्वाइन किया ना इन 94, तो वो फिज़िक्स के डॉक्टर थे, तो जो फिज़िक्स के बहुत कमाल के टीचर थे, तो उनकी जो थी ना हमारे हमेशा जब होना ना, जब टीचर्स को जब क्लासेस एलोकेट होनी, तो मैंने मैट्रिक नहीं पढ़ाना, मैंने ओ लेवल नहीं पढ़ाना, इस तरह की बहुत सी आवाज़ें आती थी ना, तो वो हमेशा कहते थे कि भाई टीचर का काम पढ़ाना है, चाहे वो नर्सरी पढ़ाए चाहे वो PhD पढ़ाए, टीचर को इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो क्या क्लास पढ़ाता है, यू नो। तो आई फेल्ट कि वो उस वक्त में, जबकि हर किसी को ये होता था कि हम ओ लेवल की तरफ जाएं, ये करें, डॉक्टर साहब वाज वेरी कंफर्टेबल PhD के साथ, वो मैट्रिक पढ़ाने में बड़े खुश होते थे। तो ये मुझे उनकी, मैं समझती हूँ मैंने उनसे ये बात बहुत सीखी। फिर बहुत से लोगों से मैंने बहुत ये सीखा कि आप मेहनत कैसे करते हैं, यू नो, आप कितनी, आप, मैंने लोगों को देखा हुआ है जो कि मतलब आप देवर, यू नो, लाइक आप एक स्ट्रीम से पढ़ा के दूसरी में आए, फिर आपने अपने आप को फर्दर डेवलप किया, आप A लेवल में गए, वहाँ जाके आपका एक नाम है, यू नो, लोग मानते हैं कि भाई क्या ये टीचर है मैथ्स का। तो आई थिंक ऐसे बहुत से लोग हैं, एक दो नहीं। अच्छा, एक और टॉपिक भी है, वो ये कि एकेडमिक कल्चर आई एम श्योर 90s में शायद इतना नहीं था, लेकिन हमारा जब टाइम ओ लेवल्स का आया, लाइक अर्ली 2010 के बाद 12, 13, 14, 15 और कोविड तक, आपने देखा कि बहुत एकेडमीज़ की बहुत प्रोलिफरेशन हुई कि बच्चे स्कूल में आ तो रहे हैं लेकिन पास वो जाके एकेडमीज़ में हो रहे हैं, स्पेशली ओ लेवल्स में, कि लाइक एवरी फेमस टीचर, और स्पेशली ए लेवल्स में हमने ये ज़्यादा देखा कि एवरी फेमस टीचर ही हैज़ गॉट हिज एकेडमी, है वो एकेडमी में पढ़ा रहे हैं और बच्चे वहाँ पर जाके एकेडमीज़ में पास हो रहे हैं। सो डू यू थिंक कि इस चीज़ ने भी कुछ हद तक अफेक्ट किया है हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन? जी, मैं देखिए, क्वालिटी, बात ये है कि टीचर्स तो वही हैं, ठीक है ना, वही जो स्कूलों में पढ़ा रहे हैं वही अकेडमीज में भी पढ़ा रहे हैं, बट अकेडमीज में, आप स्कूल्स में ये होता है कि यू नो कि ये तो मुझे एक लगी बंदी मिलनी ही है, वहाँ आपने बच्चे को घेरना है थोड़ा सा ना, उसको रखना है कि वो निकले ना, वहाँ पे फिर आप एडवांटेजेस थोड़े से दे देते हैं, यू नो, ये कंधों पे हाथ रख के स्टूडेंट्स के साथ खड़े होना, हाथ में हाथ डाल के खड़े, फॉर्मेलिटी नहीं रही, फॉर्मेलिटी, मतलब you become their friends, you know. I think it's very different being friendly with your students
than being friends with your students. क्योंकि मैंने देखिए बहुत चीज़ें सीखी और मुझे लगता है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, मैं क्योंकि यूके भी गया, वहाँ पे मैंने बहुत सी चीज़ों को कंपेयर किया। बहुत सी चीज़ों में ऑब्वियसली हम लोग बहुत, हमें सिस्टम ने बहुत दिया, लेकिन बुराइयाँ तो बहुत आपको मिल जाती हैं। बट बहुत सी हम अपने वो जो हम पहले भी बात कर रहे थे कि अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम ने बहुत परफॉर्म किया है। यहाँ पे आपने नोबेल प्राइज़ के लोग निकाले, आपने यहाँ पे साइंटिस्ट निकाले, यू हैव सो मेनी टैलेंट जो बाद में ठीक है यूनिवर्सिटीज़ के लिए बाहर गए, लेकिन उनका जो कोर था वो यहाँ पर था। ऑब्वियसली वो ब्लेंड हो पा रहे थे, इंटीग्रेट हो पा रहे थे, तभी उन्होंने अपनी डिग्रीज भी कंप्लीट की। एंड अगेन पीपल लाइक मी और बहुत से बच्चे जो यहाँ से OE लेवल्स करके गए और फिर बाद में उन्होंने वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में कम्पीट किया। कुछ था तो कम्पीट किया, अदरवाइज ऑब्वियसली हम लोग एडमिशन भी ना ले पाते शायद। लेकिन मुझे ये लगता था कि ये शायद कुछ जगहों पे अनफेयर हो जाता था कि अगर एक बच्चा है, और पेरेंट्स के लिए भी इट वाज वेरी अनफेयर इन अ वे कि वो अगर बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं एजुकेशन पे, स्कूल की फ़ी पे, और फिर एक मिथ बन गई कि एकेडमीज़ में ही जाकर आपने पास होना है, आपका ग्रेड आना है तो एकेडमी जाके आना है। सो वो एक कल्चर ऐसा बना कि हज़ारों में बच्चे जा रहे हैं एकेडमीज़ में जा रहे हैं, और बस ये एक सेशन ले लिया, पास पेपर सेशन ले लिया और आपका ग्रेड आ गया। ये तो है, मैं आपको बताती हूँ, मैंने खुद एकेडमी में पढ़ाया हुआ है। तो मेरे पास जब मैंने इनिशियली शुरू किया तो वो बच्चे आते थे जो वीक थे, फिर होते होते वो बच्चे भी आना शुरू हो गए आहिस्ता आहिस्ता विद द पासिंग ऑफ ईयर्स, जो बहुत लायक थे, एक महीने के लिए, 2 महीने के लिए दे वुड कम करने के लिए। बट इससे मैं समझती हूँ कि ये फिर वही बात है ना, मुझे बताएं, अगर एक पेरेंट इतनी फ़ी दे रहा है और बच्चा कहता है कि स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है, मैंने एकेडमी जाना है, तो पेरेंट आके स्कूल से पूछता क्यों नहीं? बिल्कुल पूछता। I have not had a single parent in all these 27 years जिसने आके कहा कि मेरा बच्चा कह रहा था कि पढ़ाई नहीं हो रही है इसलिए वो एकेडमी जा रहा। बट इन एकेडमी में अभी देखें ना कि एक तो बच्चे को बाहर रहने का मौका मिल गया, ठीक है, दोस्तियां भी हो गई, फ्रेंडशिप भी हो गई। वही बात है ना कि वो लूप होल भी तो एक सिस्टम में आप देखें ना कि वहाँ से भी थोड़ा सा एक लूप होल निकला, और बहुत क्योंकि स्कूल तो देखें पेरेंट छोड़ के जा रहे हैं, बच्चा आ रहा है 2 बजे तक उसका ओवर, बट एकेडमी ने एक वो बस को दे दिया कि रात को 9 बजे तक भी 10 बजे तक भी। अब मुझे बताइए, पेरेंट्स आके कहते हैं कि बच्चा गालियाँ सीख रहा है स्कूल से, कि स्कूल से क्या टीचर सिखा रहे हैं? टीचर सिखाते हैं गालियाँ? आपने किसी टीचर को बेहुदा गाली निकालते सुना है? मतलब ये हमें ये मानना पड़ेगा कि बच्चों की, आपके बच्चे की कंपनी थोड़ी सी चेक होने वाली है, बच्चे को थोड़ा सा आपको टाइम देने की ज़रूरत है, उसको बिठाएं, उसको बताएं कि ये अच्छी बात नहीं है। बताया जाएगा तो बच्चा कैसे नहीं समझेगा? मुझे नहीं समझ में आती कि अगर बच्चे को समझाया जाए तो बच्चा नहीं समझता। मैं नहीं मानती। असल में मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पे सोसाइटी में एक जो मैंने भी चीज़ ऑब्जर्व की है, आप इसे डिसएग्री भी कर सकते हो, कि उनको लगता है कि हमने अपने बच्चों के लिए ना कुछ एक सिस्टम है, टीचर्स हैं, हमने हायर कर लिया एंड दे वुड डू एवरीथिंग फॉर अस। अगर बच्चे की कोई तरबियत करनी है तो वो हमें डायरेक्टली नहीं करना, वो हम टीचर्स को हम पे करें या सिस्टम को पे करें और सिस्टम हमारे बच्चों को करके देगा। जैसे बहुत सी चीज़ों में, अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं बहुत बेसिक आपको एग्जांपल दूं तो अगर नमाज जनाजा पढ़ाना है तो वो मेरे ख्याल से बेटा या बेटे को पढ़ाना चाहिए, लेकिन उसके लिए भी हमने एक सिस्टम रखा हुआ है कि एक मौलवी साहब आएंगे, वो नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। निकाह अगर पढ़ाना है तो कोई भी पढ़ा सकता है, दीन में तो कोई इसमें ममानत नहीं है, लेकिन उसके लिए भी हमें कोई हमने हायर कर लिया। फिर अजान देने के लिए हमने किसी को हायर कर लिया, फिर नमाज़ पढ़ाने के लिए किसी को हायर कर लिया, फिर उनमें हमने खुतबा देने के लिए किसी को हायर कर लिया। हालांकि जो हुक्मरान है, जो अगर लोकल हुक्मरान है या आपका जो नेशनल लेवल, उसको खुतबा देना चाहिए। तो हमने आई थिंक थोड़ा सा कन्वीनियंस अपनी देखी है कि हमने हर रोल के लिए किसी न किसी को हायर कर लिया। मैं वही आपसे जो होली कुरान की बात कर रही हूँ कि ये, या नाजरा फॉर दैट मैटर, ये स्कूल का काम नहीं है, ये स्कूल का काम नहीं है। और देखें, आप जब कुरान पाक पढ़ाते हैं तो उसका मकसद तो है ना बच्चे को थोड़ी किरत आए, उसको वो तलफ़ुज़ आए, तो वो उसको ये टीचर्स जो बेचारे अंग्रेजी उर्दू पढ़ा रहे हैं वो तो नहीं सिखा सकते, उनका काम नहीं है। बिल्कुल। एंड पीपल आर नॉट कंफर्टेबल टीचिंग द होली कुरान बिकॉज ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और आप चाहते हैं कि मतलब जो बंदा उसके लिए क्वालिफाइड है उसी को करना चाहिए ना। मतलब ये कि हमें भी अपनी, देखिए जब हम लोग जैसे बात कर रहे थे पहले कि जब एक बच्चा उसका रिजल्ट आता है या टीचर ने डांट दिया तो बच्चे ने सुसाइड कर ली, नहीं ये एक वजह हो सकती है, इसके पीछे और भी बहुत। अभी जैसे आपने टॉपिक देखा कि अभी कुछ महीने पहले एक हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी, उसमें एक बच्चे ने सुसाइड किया, दूसरे ने सुसाइड किया। अब एवरीवन इज सेइंग कि तो यूनिवर्सिटी का इशू है, मतलब वो यूनिवर्सिटी को फ्लैग होनी शुरू हो गई कि यहाँ पे बच्चे खुदकुशी करते हैं। मतलब
यूनिवर्सिटी में ऐसा क्या हो सकता है? और आई थिंक यूनिवर्सिटी कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, अगर कोई इशू है आप ऑब्वियसली आप जाते हैं प्लेटफॉर्म्स, अगर एक यूनिवर्सिटी इतने अरसे से वहाँ पर है तो 2 बच्चों ने अगर खुदकुशी की लाइक एक छोटे स्पैन में, तो आप यूनिवर्सिटी बंद कर दें या आप कहें कि नहीं ये तो बिल्कुल ही। ये भी है ना कि बच्चों देखें ये चीज़ें जो हैं मैं समझती हूँ कि बच्चों के अब तो साइकेट्रिस्ट जो है वो साइकोथेरेपिस्ट हैं, इतना कुछ इतने क्वालिफाइड बच्चे हैं। आपको अगर देखिए मैं आपको बता दूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली अ फ्रेंड्स डॉटर गॉट मैरिड, ठीक है, एंड उसका 2-3 महीने के बाद डिवोर्स हो गई। इसी क्योंकि वो हस्बैंड जो था वो पता चला इससे तो एंगर इश्यूज भी हैं, सिट एंड वॉच कार्टून्स ऑल डे, तो क्या ये पेरेंट्स को नहीं नजर आ रहा? बिल्कुल आ रहा था। तो मैं वही कह रही हूँ ना कि पेरेंट्स को कुछ चीज़ें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और उनको करना चाहिए। इसलिए मतलब ये कि बट एक और भी देखें ना, हमारे जैसे हम पहले बात करते हैं कि हम हर चीज़ में एक हम सोचते हैं कि उस पर जिम्मेदारी डाल देंगे, एक कन्वीनियंस देखते हैं। अब हमने ये भी तो सुना है कि अगर बच्चा ठीक नहीं है, उसमें कुछ बुरी आते हैं तो कहेंगे शादी करते हैं, ठीक वो आने वाली ठीक कर देगी। ये भी तो एक क्या करेगी कैसे? आई डोंट नो, अगर आप 25 साल या 30 साल में अगर आप ठीक नहीं कर सके तो वो कैसे ठीक कर देगी? तो अगेन अल्टीमेटली, और ये हो रहा है, ये तो हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। आई हैव हर्ड दिस, आई थिंक हम में से सबने कहीं ना कहीं बात सुनी होगी कि लड़का ठीक नहीं है, उसमें ये मसले हैं तो उसकी शादी कर देते हैं, ठीक हो जाएगा। जी ऐसे ही। एंड देन अगेन कोई 30 साल में ठीक नहीं हुआ या 25 साल में ठीक नहीं हुआ, आफ्टर मैरिज और अगर ठीक नहीं हो रहा तो कहते हैं बच्चा कर लो तो ठीक हो जाएगा। मतलब आप उस लड़की बेचारी को मुकम्मल फंसा देना चाहते हैं उसके अंदर। आई एम श्योर इट्स नॉट जस्ट विद फीमेल्स, जैसे मेल्स के साथ भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बट यू नो आई थिंक इसके लिए एक बहुत ज़रूरी कि हम एक ऑनेस्ट जो है ना अपने एक ऑनेस्टी जो है उसको करें। बट अच्छा, पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम में आपको क्या लगता है, व्हाट्स द बिगेस्ट, अगर आपको आइडेंटिफाई करना हो सबसे बड़ा इशू, तो आपको क्या लगता है कि हमारी एजुकेशन इंडस्ट्री में अपने बच्चों के लिए बहुत आसानियाँ बनाते जा रहे हैं, हम हर चीज़ आसान करते जा रहे हैं। अब मैंने आई नो अब जैसे आपने मैं पर्स अब IB है फॉर एग्जांपल, मतलब मैं ये समझती हूँ कि जिन बच्चों ने मेडिसिन करनी है, इंजीनियरिंग करनी है, उनको O या A लेवल करना चाहिए ना, ठीक है, बिकॉज एक सेट सिलेबस है, एक फोकस्ड है, एक एग्ज़ाम है, एक रिज़ल्ट है, सब कुछ है। IB में एक कंसेप्चुअल ज़्यादा है चीज़ है ना। मुझे तो मैं ये नहीं कह रही कि कोई सिस्टम बेहतर है या नहीं, हमें बच्चों को ये बताने की ज़रूरत है कि तुमने करियर ऑप्शन लिया है तो फिर दिस इज़ बेटर, अगर करियर ऑप्शन नहीं है तो फिर दिस इज़ बेटर, ठीक है ना। सारे सिस्टम चल रहे हैं। अब जो है हम लोगों ने O लेवल हुआ, फिर वो IB आया, फिर आपके जो है वो ऑस्ट्रेलियन करिकुलम आ रहा है, अब वो जो है आपका ये आ रहा है, पियर्सन एडेक्सल आ रहा है। वाई? बिकॉज आपको ये लगता है कि इनमें ग्रेड्स देना आसान है। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे फॉर एग्जांपल फिनलैंड है, उनका अपना एजुकेशन सिस्टम है, जर्मनी का अपना एजुकेशन सिस्टम है, जापान का अपना एजुकेशन सिस्टम है। सो हमें अब 70 साल तो हो गए हैं जी, सो व्हाई हैवंट वी डेवलप्ड आवर ओन एजुकेशन सिस्टम? अभी हम बल्कि कुछ लोगों से मिले भी थे, आप भी एक एजुकेशनिस्ट से मिली, बहुत से लोग हैं जो कि बाहर के सिस्टम्स के लिए प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के, ठीक है, ऑस्ट्रेलियंस आ रहे हैं उनके लिए डेवलप करें, यू नो ब्रिटिश काउंसिल के साथ मिलकर आप ब्रिटिश करिकुलम डेवलप करें। सो पाकिस्तान में अभी तक हम क्यों एक अपना करिकुलम अभी तक डेवलप नहीं कर सके? क्योंकि हम लोग इस तरफ सोचते ही नहीं है, हम सोचते नहीं है ना, वरना तो हम लाइक मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पाउंड्स और डॉलर्स अगर हम पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं फॉर यू नो, तो व्हाई नॉट वी हैव आवर ओन। 2005 की बात है, मतलब आज से कितने एक हाउ मेनी इयर्स अगो, 21 साल 21 years ago when I went to India with a group of students, और मैंने वहाँ जाके जो हमारी लखनऊ वो जो सिटी मॉन्टेसरी स्कूल था जहाँ पे हम गेस्ट थे, मैंने उनको बताया कि हमने प्लान डेट को जाना है बिकॉज मेरे बच्चों ने SAT देना था ना, A लेवल के स्टूडेंट्स से मेरे साथ। तो शी डिड नॉट नो व्हाट एन SAT क्या होता है, बिकॉज वो इतने साल पहले अपना सिस्टम इतना डेवलप कर चुके हुए थे कि उनके PhDs, उनके जो भी उनके एग्जाम्स हैं वो हर तरफ एक्सेप्टेड है। आप देखें वहाँ पे IIM, IIT, उनका अपना इतना टफ कंपटीशन है लाइक बिटवीन देयर यूनिवर्सिटीज़, और एक लिमिटेड सीट्स हैं उसके लिए 1000 सीट है तो लाखों लोग compete कर रहे हैं, एंड देन डिग्री उनको एडमिशन ही उन लोगों को मिलता है, लाइक उनका क्राइटेरिया इतना टफ है। यहाँ पे तो ऑब्वियसली आपने इंजीनियर बनना है, जो भी बनना है, आपके पास पैसे हैं, आप जाएँ अपनी डिग्री ले लें। मैं आपसे बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करती हूँ। माई फादर वेंट टू इंग्लैंड, ऑक्सफर्ड on a Commonwealth scholarship in 1968. Okay. ठीक है, और वो 69 में एक साथ 10 महीने के लिए गए थे। और मेरी अम्मी, बिकॉज शी वॉज माई सेकेंड मदर, उनको ये अफसोस था
कि मतलब मुझे कहीं लेके नहीं गए ना, बिकॉज आए तो बच्चे थे, जाहिर है अब फॉरेन घर में ही वो गृहस्थी आपने संभाल ली। तो मेरे फादर जब इंग्लैंड गए तो मेरी अम्मी को साथ ले गए थे ना। मेरी अम्मी बताती हैं कि उनको 10 पाउंड देते थे मेरे अब्बा, और वो 2 स्पेंड करें 3 स्पेंड करें, मेरे अब्बा उसको फिर से 10 पाउंड कर देते थे। और कहती मैं रोज़ निकल जाती थी, सैर कर रही हूँ, वो विंडो शॉपिंग कर रही हूँ और ये सोचूँ कि मैंने ये लेना है वो लेना है। इनके सामने देयर वाज एन इंडियन कपल, ठीक है, मैं आपको ये 68-69 की बात बता रही हूँ। दैट इंडियन कपल दे वर बोथ इन देयर 70s, वो PhD करने आए हुए थे वहाँ पे, ठीक है। और मेरी अम्मा अभी कितनी होंगी, 40 की होंगी मैक्सिमम, और वो सिर्फ शॉपिंग कर रही थी, ऐश कर रही थी, और वो उस एज में भी पढ़ रहे थे। बताएं आप ज़रा मुझे, हमारा जो फोकस है ना जी, पढ़ाई उस तरह है ही नहीं। बिल्कुल। एक वो जो होता है ना, एक शौक होता है, एक तलब होती है पढ़ाई की। ठीक है, मैं भी आपने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि मैं इंटरनेशनल एजुकेशन में इस इंडस्ट्री में मुझे भी बहुत यंग एज में स्टार्टेड आफ्टर माई A-levels। तो मैं अभी भी जो बच्चे, बहुत से बच्चे, मेजॉरिटी जो बाहर जाना चाहते हैं फॉर फर्दर एजुकेशन, उनका गोल एक्चुअली एजुकेशन नहीं है, अर्निंग है। एंड दे वांट कि अच्छा हम किसी ऐसे मुल्क में चले जाएं जहाँ पे हमें पार्ट टाइम बहुत अच्छा हम अर्न कर लें, और वो राउट को फॉलो ही नहीं करना चाहते। और ये बहुत बड़ा मैसिव इशू है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का, कि उनको बस उनके माँ बाप ने भी वो चीज़ फीड कर दी, पेरेंट्स ने भी फीड की हुई, और बच्चे का जो गोल है, और लिटरली नंबर्स इतने स्केरी हैं कि आप हैरान होंगे कि अभी आपने एक रिपोर्ट देखी होगी कि सिर्फ यूके अलोन जो बच्चे इंटरनेशनल स्टडीज़ के लिए यूके गए हैं, 10,000 बच्चे ने जाके वहाँ पे असाइलम ले लिया। हाँ, मतलब मुझे बताएं ना, बिकॉज दे डोंट वांट टू स्टडी। वो कहते हैं कि हमें बस यहाँ पे आप पनाह दे दें ताकि हम यहाँ पे कमाएं, पाउंड्स कमाएं, घर भेजें, हमें मजदूरी करें, ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली असाइलम लेकर वो क्या करेंगे। HSC जो है, जो आपका हायर एजुकेशन कमीशन, इसने क्यों स्कॉलरशिप से नहीं बंद की? बच्चे यहाँ से स्कॉलरशिप लेके जाते हैं, वहाँ गायब हो जाते हैं, they go and start working somewhere. What universities are doing, और embassies, और जो हमारा एक आप कह लें कि जो इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ हैं, they are actually banning पाकिस्तान। और उसकी मेजर वजह ये है, they say कि जो बच्चे यहाँ पे आते हैं पढ़ने के लिए, उसमें से मेजॉरिटी बच्चा जो है वो अपनी डिग्री कंप्लीट ही नहीं करता। they actually go into employment, और वो क्या करते हैं, किसी रेस्टोरेंट में काम करना शुरू कर देंगे। और मैं अब गया यूके, तो मैंने जाके जब देखा कि पाकिस्तानी वहाँ पे टैक्सी चला रहे हैं, वहाँ पर रेस्टोरेंट्स में काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी में काम कर रहे हैं, ऑन दी अदर एंड इंडियंस जो हैं, they are everywhere, they are in medicine, they are in, you know, हमारे फैकल्टी मेंबर्स, बहुत सी रसल ग्रुप यूनिवर्सिटीज़ में जो फैकल्टी मेंबर्स थे वो they were Indians। I haven't, मुझे कोई पाकिस्तानी नहीं मिला, मेरी यूनिवर्सिटी में कोई फैकल्टी मेंबर पाकिस्तानी नहीं था, बल्कि इंडियंस बहुत ज़्यादा थे। ये ट्रेजेडी है हमारी, बिकॉज आई थिंक हम एजुकेशन को जितनी इंपॉर्टेंस उसको मिलनी चाहिए वो नहीं देते शायद ना, वो नहीं देते। सो आई थिंक that is sad। और हाउ डू यू लाइक कंपेयर द मैट्रिक सिस्टम एंड O-level सिस्टम, बिकॉज दोनों को आपने बहुत क्लोजली वॉच किया है। सो डू यू थिंक कि मैट्रिक वाला बच्चा कामयाब ज़्यादा होने की प्रोबेबिलिटी है, या O-levels करके बच्चा ज़्यादा कामयाब हो सकता है? लाइक व्हाट्स योर? मेरे ख्याल में ये तो बच्चे पे डिपेंड करता है, ये बेसिकली बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो कितना कामयाब कहाँ हो सकता है। मगर आई थिंक मैं आपको बताऊँ कि मैंने 1976 में मैट्रिक किया। My daughter did her matriculation in 2001। कितने साल का फर्क पड़ा? आपने किया तो 76 2000 मतलब 26 years, ठीक है ना, तकरीबन। तो बहुत सी चीज़ें वही थी जो मैंने की हुई थी। मतलब आप अगर उस चीज़ को देखें, A-level का सिलेबस थोड़े अरसे के बाद रिवाइज होता है, ठीक है ना, जाहिर है बहुत सी चीज़ें पहले की भी होती हैं, बट रिविजन्स भी होती हैं, ठीक है ना। हमारे यहाँ ये इन चीज़ों का रवाज नहीं है। अब देखिए, जैसे सिंगल नेशनल करिकुलम आया है, ठीक है, अब उसके साथ ट्रेजेडी ये हुई कि देयर वाज नथिंग रॉन्ग विद द कॉन्सेप्ट ऑफ द आइडिया। आप मिडिल में नहीं जाके चीज़ को डाल सकते और कहते हैं कि इसको अब सेट करें, नहीं, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बेस। आप पहले टीचर ट्रेनिंग करें, पहले टीचर्स को बताएं कि करिकुलम है क्या, ठीक है ना। मैं आपको बताती हूँ कि मैंने उसकी कुछ की प्रूफ रीडिंग की थी, तो उसमें जो है क्लास 7th में Constitution of Pakistan, which I studied when I was doing my bachelor's, political science में Constitution of Pakistan। इतना छोटा बच्चा कैसे समझेगा इन चीज़ों को? हम चीज़ों की भरमार कर देते हैं बच्चे के ऊपर एकदम से, या बिल्कुल खींच लेंगे या बिल्कुल भरमार कर लेकिन वो भी है ना कि हमारे जो सिस्टम है, स्कूल सिस्टम है, उसमें एनालिटिकल स्किल्स या क्रिटिकल स्किल्स, इनके बारे में अभी भी वही सिस्टम है हमारा। अगर आप मैट्रिक सिस्टम की बात करते हैं, लोकल सिस्टम की बात करते हैं, मैट्रिक है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बट देन यू सी
बात सारी ये है कि आप ऑप्शंस तो दे रहे हैं स्कूल्स जनरली साथ ना, अब ये पेरेंट्स का डिसीजन है, बिकॉज दैट इज एन एक्सपेंसिव सिस्टम। आपको पता है उसके पेपर्स अब तो बहुत महंगे हो गए हैं, कहाँ से कहाँ, मतलब 3-3, 4-4 लाख फी जा रही है एक बच्चे की। All parents cannot afford that. So I think as far as Pakistan is concerned, मेट्रो के बच्चे भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। बट मुझे लगता है कि इट्स अनफेयर ऑन देम, क्योंकि आपने अपना सिस्टम अपडेट ही नहीं किया, आप अपना करिकुलम अपडेट ही नहीं कर रहे। ये तो वो ट्रेजेडीज है ना जिनका हल मेरे आपके पास नहीं है। ये तो यू नो ऑन अ मच हायर स्केल ये चीजें होनी चाहिए। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पे स्कूल ज्यादा खोल देने से तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बेहतर नहीं होगी। करिकुलम तो मतलब उसके बाद तो बात ही नहीं होती ना कि आपने करिकुलम को किस तरह से बेहतर करना है, उस पर डेवलपमेंट किस तरह से करनी है। हमारे यहाँ कह दिया जाता है कि स्कूल्स और खुल गए ताकि जो आपका वोटर है उनको नौकरी मिल गई, ठीक है, वो भी सिफारिश पर आपने नौकरी दे दी, ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल खुलेंगे, ज़्यादा नौकरियाँ मिलेंगी, इवेंचुअली आपका वोटर बढ़ेगा। बट जो आपका स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, जो आपका करिकुलम का प्रॉब्लम है, वो तो आप रिजॉल्व नहीं कर रहे, वो तो आप सॉल्व नहीं कर रहे हैं ना। देखिए प्रॉब्लम मैं समझती हूँ उससे भाई मौत के कोई ऐसी चीज जिसका रेजोल्यूशन ना हो, ठीक है ना, बट इंटेंट जरूरी है ना, बिकॉज़ फॉर दैट वी नीड पीपल। कमिटमेंट है, एक कमिटमेंट चाहिए जो कि फिर आप वो काम करें। बट अगेन आप दुनिया में देखते हैं कि जो एजुकेशनिस्ट हैं या जो लोग हैं जो पढ़ाते हैं, टीचर्स हैं, वो लोग पॉलिटिक्स में उनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। मतलब आप देखें कि आई डोंट नो कि यहाँ पर कोई फेमस एजुकेशनिस्ट या टीचर या प्रोफेसर जो है वो पॉलिटिक्स में कोई एमएनए हो या एमपीए हो। उस तरह नहीं है, बट ये जाहिर है आई थिंक देयर इज पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग तो बहुत लोगों में बहुत है। और मुझे ये भी लगता है कि हम लोग सारे अंदर से वी आर ऑल पॉलिटिशियंस एक्चुअली। तो बट ये कि हाँ मैं ही समझती हूँ कि हमारे यहाँ शायद ये भी एक कमी है कि हमारे यहाँ पॉलिटिक्स में भी शायद एजुकेटेड लोगों को आने की ज़रूरत है। देखिए अब ये जो अब आपकी जनरेशन, अब ये जो आपकी अब जो बच्चे आ रहे हैं जिनमें एजुकेशन भी है, who want to do something as well, you know, तो उम्मीद पे दुनिया कायम है। और मैं तो कभी आई थिंक आई हैव ऑलवेज बीन वेरी होपफुल, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है हम कोशिश करें तो क्यों नहीं होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन मेरा है अबाउट कि आपने 27 ईयर्स में इतने बच्चे देखे हैं, आई थिंक थाउजेंड्स में होंगे ऑब्वियसली, द लीस्ट। तो आपका और 27 साल बहुत बड़ा टाइम होता है जिसमें ऑब्वियसली अब आपने देखा भी होगा, बहुत से बच्चे आपने देखे, उनके ट्रेड्स देखे, वो कामयाब भी होंगे, कुछ बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं होंगे, कुछ लोग स्ट्रगल कर रहे होंगे। सो आपको क्या लगता है, क्योंकि अक्सर जिस तरह कहा जाता है कि जो बहुत पढ़ने वाले बच्चे होते हैं या जो बहुत हाई अचीवर्स होते हैं, ग्रेड्स लेने वाले बच्चे होते हैं, वो इवेंचुअली उतने कामयाब नहीं हो पाते। जो थोड़े स्ट्रीट स्मार्ट बच्चे होते हैं दरमियान में, कि ग्रेड्स भी अच्छे ले रहे हैं, स्पोर्ट्स भी खेल रहे हैं, शरारतें भी कर रहे हैं, वो इवेंचुअली जाके आपको लगता है कि वो ज़्यादा आगे ज़िंदगी में चले गए। सो आपकी अल्टीमेट एडवाइस जो बच्चे फॉर एग्जांपल आपको अभी देख रहे हैं, जो अभी अपने स्कूल में हैं या अभी स्कूल बहुत अर्ली लेवल पे हैं, मिडिल स्कूल में हैं, उनके लिए क्या एडवाइस है? लाइक किस तरह से बच्चों को, किस तरह से अपना टाइम, अपना वक्त और अपनी एनर्जी को कैसे मैनेज करना चाहिए? मैं ये पर्सनली समझती हूँ कि ज़िंदगी एक ही दफ़ा मिल रही है, बचपन एक ही दफ़ा आना है उसको। इट इज़ एवरी चाइल्ड्स राइट टू एंजॉय हिज टाइम, ही शुड हैव अ गुड टाइम। बट ऑफ कोर्स थोड़ी सी पढ़ाई के लिए भी अगर एक बच्चा घर जाके सिर्फ अपना लेसन रिवाइज कर ले ना, तो मैं समझती हूँ, और वीकेंड के ऊपर थोड़ा सा देख ले उसको। तो देखिए आई रिमेंबर मेरे जो थे ना मामू, ही वुड ऑलवेज से, माई फादर, ही वुड ऑलवेज से कि जो लीथल कॉम्बिनेशन है ना वो है एवरेज बच्चा और मेहनती। जो बहुत ब्राइट बच्चा है ना वो मेहनत से वैसे ही थोड़ा सा, अब मतलब बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, बहुत मेहनती भी बच्चे हैं। देखिए ये फिर वही बात है। देखिए मैं आपको बताती हूँ कि मैं उस दिन किसी स्कॉलर को सुन रही थी, वो कह रहे थे कि अपनी ख्वाहिशात अल्लाह ताला पे मत डालें, कि ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, लेट अल्लाह डिसाइड। अल्लाह आई हैव ओवर द ईयर्स, अब मैं खैर मेरी फेसबुक पे मैं कम से कम मेरा कोई 1000 एक स्टूडेंट तो होगा जिसके साथ मैं इन टच हूँ, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह एवरीबडी इज़ डूइंग समथिंग, ठीक है ना। तो इसी मतलब अल्लाह ताला का प्लान है, और ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा जो है वो एकेडमिकली ब्राइट हो, राइट। और अब तो इतने फील्ड आ गए, अल्लाह ताला ने हर एक के लिए एक प्लान रखा हुआ है। तो मतलब उसका भी हमें कुछ थोड़ा सा हौसला करना चाहिए, उसको भी मौका देना चाहिए। एंड देन आई फील कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन कि वो बचपन तो अपना एंजॉय करें, बिकॉज आई थिंक ये बड़ी ज़्यादती है कि आप बच्चे को बस पढ़ाई में डाल ही रखें और ऐसे
बच्चे कम एज से पढ़ाई कर रहे होते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं, दे हैव देयर वेज ऑफ अब कम है, बट आई थिंक हमारे चाइल्डहुड में ये जो वो 10 years बैक 15 years बैक ज़्यादा होते थे, बट अब ऑब्वियसली विद द टाइम कम हो गए। पेरेंट्स का भी ज़रा यंगर सेट आ गया ना, वो भी थोड़ा सा दे फील के थोड़ा सा रिलैक्स टाइम भी होना चाहिए, बच्चे को थोड़ा एंजॉय भी करना चाहिए। तो आई थिंक बट आई थिंक कि अभी बहुत से बच्चे बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं माशाल्लाह, और उम्मीद है कि आइंदा भी सिलसिला ऐसे ही आपको मैं आई सी यू लाइक आप यू आर सो मच कनेक्टेड विद यू नो स्टूडेंट्स, और जो अभी बल्कि बॉस पे मैंने देखा कि कुछ बच्चे 1998 का बैच था, 2003 तो 2005, तो बहुत कम लोगों को मैंने देखा कि दे आफ्टर इवन सो मेनी इयर्स दे स्टे अटैच विद योर किड्स। तो वो लाइक कहाँ से वो मोटिवेशन आती है, या क्या चीज़ आपको ड्राइव करती है कि आप अभी भी यू आर सो मच कनेक्टेड विद द किड्स? वो आई लव स्टेइंग इन टच विद देम। मुझे बड़ा अच्छा लगता है बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ मिलके, जब वो आपको आके पूछते हैं, आपसे बात करते हैं, कोई पुरानी बात करते हैं आपसे, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आई लव इट यू नो, एंड आई थिंक कि ये जो है जैसे मैंने कहा मेरे अपने बेटे स्टूडेंट से, मेरा दामाद स्टूडेंट था कुछ, तो उनके थ्रू भी जो है वो फ्रेंड्स रहते हैं, तो मतलब इन कांटेक्ट रहते हैं। तो बाकी ये कि मुझे गर्ल्स भी मेरे साथ जो हैं को एजुकेशन स्कूल, ये एवरीवेयर यू नो आई थिंक आई मेड गुड फ्रेंड्स, बिकॉज उसमें यही था कि मतलब आप एक चीज़ जो मैंने ज़िंदगी में की है ना, वो हमेशा मैं उसको समझती हूँ, दैट इज़ वेरी वन थिंग दैट आई हैव लर्नड इन लाइफ, वो ये है कि आपने बच्चे को डांटा ना किसी बात पे, तो उसके बाद वो बात ख़त्म हो गई है। अब आपने उसका रेफरेंस नहीं देना बार बार कि तुमने फलां वक्त भी ये किया, तो वो बात खत्म, आपने उसको डांट दिया है ना, सो दैट इज ओवर एंड डन विद। आपने ट्रॉमा नहीं बनाना उसके लिए कि वो बार-बार करके आया उसकी बात करें, ठीक है ना, फॉरगेट अबाउट व्हाट ही हैज डन बिफोर, आप उसको डांट डपट के फारिग कर चुके हैं उससे। तो इसीलिए कि आई थिंक यू नो लोग मुझसे आके पूछते हैं कि भाई आप ये कैसे कर लेती हैं, वो कैसे कर, जैसे तुम इतने सवाल कर रहे हो, बट मैं तुम्हें बताऊँ, मी एट 66 I'm a very different person from what I was at 40. तो अल्लाह का ये करम है कि अल्लाह ताला ने ये तौफीक दी कि आप सीखें, समझें और कुछ अपने आप को बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करें। तो आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है ना इसके लिए सीखने के लिए तैयार हैं। आई थिंक वो जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग का कॉन्सेप्ट है ना अब आ गया, आई थिंक आई टोटली एग्री विद दैट। राइट, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, इट वाज एन ऑनर टू हैव यू। और मेरे लिए बहुत पर्सनल लेवल, बिकॉज ऑब्वियसली आई हैव बीन इनटू पॉडकास्ट फॉर लाइक हमने बहुत से लोगों का पॉडकास्ट किया, बट आई थिंक आज का पॉडकास्ट मेरे लिए खुद बहुत एक इमोशनल और बहुत एक स्पेशल था। सो आई एम श्योर कि आज की जो एपिसोड थी वो आप सबके लिए बहुत फुल ऑफ एक्सपीरियंसेस और फुल ऑफ यू नो नॉलेज होगी, क्योंकि ये कोई आम पॉडकास्ट नहीं था, कोई आम एपिसोड नहीं थी। आई थिंक इट वाज अनफिल्टर्ड, एक रॉ एक्सपीरियंस ऑफ 27 years ऑफ यू नो हैंडलिंग, मैनेजिंग थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। और आई एम श्योर कि मैम के साथ जो बच्चे एफिलिएटेड थे, जिन्होंने पढ़ा, या जो उनके अंडर हिज यू नो टेन्योर एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, जिन लोगों ने उस बीकन हाउस से जो लोग ग्रेजुएट हुए, जिन लोगों ने एक्सपीरियंस लिया, ठीक है, उनके लिए मुझे लगता है कि वो बहुत सी चीज़ें ऑब्वियसली सब लोगों को यू नो रिमाइंड भी हुई होंगी, और सब लोग उससे पूरी कम्युनिटी रिलेट कर पाई होगी कि क्या इनकी सर्विसेज थी। एंड आई थिंक आज की भी जो 1 hour और सो का जो हमारा टाइम है, वो हमारी यूथ के लिए, हमारे बच्चों के लिए, पेरेंटिंग, जो अभी नए पेरेंट्स बने हैं, जो लोग अभी अपने बच्चों के साथ यू नो स्ट्रगल कर रहे हैं डिफरेंट थिंग्स, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि ये भी एक साइंस है, ये कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है पेरेंटहुड। क्योंकि टीचिंग भी मुझे लगता है कि टीचर्स को शायद पेरेंट्स के साथ, या उनको पेरेंट्स का यू नो रूहानी माँ बाप का दर्जा ऐसे ही नहीं दिया गया, बिकॉज इवेंचुअली उनका आपकी करेक्टर बिल्डिंग में, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत हाथ होता है। तो आई थिंक आज का जो लेसन था ये यू नो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेरेंटहुड पे और इन चीज़ों पे कोई डिग्री नहीं करवाई जा रही, कोई स्किल्स नहीं करवाए जा रहे। वो आई थिंक ऐसी सिटिंग से, ऐसे लोगों के साथ बैठकर, जो हमारे लेजेंड्स हैं, जो हमारे हीरोज़ हैं यू नो, और उनके साथ बैठ के उनके एक्सपीरियंसेस को सुनकर और उससे सीख कर ही हम बेहतर कम्युनिटी बन सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बात कर लूं क्या शो, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि पेरेंटिंग इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम, मुश्किल तरीन काम है पेरेंटिंग। सो आई थिंक इट मस्ट नॉट बी टेकन लाइटली। क्या तो इसलिए जो है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मैंने एक जगह पे एक चीज़ पढ़ी थी, और आई थिंक वो मुझे स्टेट विद मी, और वो ये था कि जो एक बच्चा जब एक दुनिया में आता है तो वो एक अमानत है,
एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स कि उसको वो किस तरह से आगे जाकर लेके चलते हैं, क्योंकि वी ऑलवेज टॉक अबाउट पेरेंट्स के हकूक़ एंड ऑल दैट, जो कि ऑब्वियसली दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब माँ बाप का ख्याल रखना, उनके लिए उनकी इज़्ज़त करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट मुझे लगता है, और मैं ये समझता हूँ कि औलाद के हकूक़ भी कुछ होते हैं। बिल्कुल है जो कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और मुझे लगता है कि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में माँ बाप का कहीं ना कहीं थोड़ी सी कोताही होती है, जिसकी वजह से औलाद के मसले मसाइल या तो वो ट्रॉमास शिफ्ट हो जाते हैं, या उनकी मिसमैनेजमेंट की वजह से औलाद और फिर आपकी पूरी जनरेशंस। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ अगर आपकी औलाद बुरी निकलती है ना, तो शायद आपकी एज का एक हिस्सा अफेक्ट होता है, बिकॉज बाय 40-50 तो आप खुद भी सब कर रहे होते हो। बट अगर किसी के माँ बाप बुरे निकल आए ना, तो मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी भी गई और आपकी सो मेनी जनरेशंस दे गेट अफेक्टेड। सो इसी नोट के साथ हम कंक्लूड करेंगे, बिकॉज आज का एपिसोड अगेन इट वाज मोर देन एजुकेशन, इट वाज मोर देन स्कूल सिस्टम और स्कूल के जो हमने डायनेमिक्स को समझा, कॉलेज की डायनेमिक्स को समझा। इट वाज मोर देन दैट। एंड आई थिंक जो हमारा पेरेंटहुड है, जो हमारा बच्चों का साथ रिलेशनशिप है, पेरेंट्स का, टीचर्स का, उस सब को हमने समझने की और अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। एंड आई एम श्योर आप लोगों ने आज के एपिसोड से बहुत कुछ सीखा होगा। सो आई विल सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट अपकमिंग एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट विद इकराश। थैंक यू सो मच।